Hello students, welcome back to this सफल initiative by PW targeted towards your CUET एग्जाम प्रिपरेशन। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उन टॉपिक्स का जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे सीयूटी के एग्जामिनेशन के लिए, है ना। इस एग्जाम के थ्रू आप देश के बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जिसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज की क्लास जो हमारी है वो टारगेटेड रहने वाली है किस विषय के ऊपर? सोशियोलॉजी विषय के ऊपर टारगेटेड रहने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं ये सोशियोलॉजी विषय का लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल चेंज के बारे में। वैसे तो हम लगातार सोशल चेंज को पढ़ रहे हैं, है ना। अभी पूरी सीरीज जो चल रही है यहां पर हमने देखा कि आपके सीयूटी के सिलेबस में सोशल चेंज के अलग अलग एस्पेक्ट दिए हुए हैं। कल्चरल एस्पेक्ट दिया है ना, रिलीजियस एस्पेक्ट दिया है, ये सारी चीजें दी गई हैं। रूरल एस्पेक्ट दिया है, अर्बन एस्पेक्ट दिया है, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट दिया है। पर यहां पर हम देखेंगे सोशल चेंज किस तरीके से पॉलिटिकल एस्पेक्ट के साथ जुड़ता है, या किस तरीके से पॉलिटी में, देश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस के साथ सोशल चेंजेस भी होते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले देखें कि यह टॉपिक आपके सिलेबस में किस रूप में दिया हुआ है। तो समझिए, सिलेबस में इस टॉपिक को 3 टुकड़ों में तोड़ा गया है। एक, देखो, अब जब पॉलिटिक्स की बात करोगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करोगे, तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे छोड़ दोगे? क्योंकि देश की जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क करते हैं, देश के संविधान के हिसाब से वर्क करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन से सोशल चेंज कैसे लाए जा सकते हैं, ये आपका पहला टॉपिक हो जाएगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन से सोशल चेंज कैसे लाया जा सकता है, सामाजिक परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लागू करने में जो चैलेंजेस आते हैं, है ना, चैलेंजेस आते हैं, जो यहां पर रिफॉर्मेशन से संबंधित चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में पार्टीज के बारे में, पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये अगला टॉपिक है जो बात करेगा किसके बारे में? जो हमारा ये चैप्टर है, हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स का क्या रोल है, प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और कैसे वो सोशल चेंज लाने में अपना योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो जल्दी से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये टॉपिक बहुत लंबा नहीं होने वाला है, बहुत छोटा सा टॉपिक होने वाला है ना। तो जल्दी से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, सारी चीजें कैसे रिलेट करेंगी। चलिए देखो, जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है? सोशल चेंज एंड द पॉलिटी। अब बात समझो, जब आप देखोगे ना कि देश का संविधान किस तरीके से लिखा गया है, तो आप पाओगे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज पर बड़ा जोर दिया जाता है, और वो क्या है? वो है आपका सोशल जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरीके के जस्टिस के बारे में बात की जाती है, जिसमें से ही एक है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक न्याय। देखो, हम सभी को पता है कि बरसों से हमारा जो समाज है वो अलग अलग जातियों में बटा हुआ था, और उस जाति पर आधारित हमारे देश में शोषण की व्यवस्था लंबे समय तक, एक्सप्लॉइटेशन की व्यवस्था, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन देश में बहुत लंबे समय तक चलता रहा, जहां से अनटचेबिलिटी जैसे जो कुप्रथाएं थी वो निकली। उसके अलावा हम देखेंगे कि समाज में एक समय 18 सेंचुरी के आसपास कई सारी कुप्रथाएं, है ना, सती प्रथा जैसी प्रथाएं थी, जो हमने पिछले चैप्टर्स में जिनके बारे में बात भी करी। जब देश का संविधान बन रहा था तो यह तय किया गया कि देश को लंबे समय तक जिन कुरीतियों को भुगतना पड़ा है, या जिन इनजस्टिस को भुगतना पड़ा है, वो इनजस्टिस अब समाज में ना हो। और इस इनजस्टिस को हटाने के लिए हमको जिस जस्टिस का सहारा लेना पड़ेगा उसको बोलेंगे सोशल जस्टिस, या फिर इसको बोलते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को अगर हम आसान भाषा में समझे तो हम इसको बराबरी से समझ सकते हैं, इक्वालिटी से समझ सकते हैं, है ना। हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिले, ये होता है सोशल जस्टिस। जैसे जिसके पास पैसा नहीं है उसको अच्छी और सस्ती हेल्थ उपलब्ध कराई जाए, ना तो सस्ती तो फ्री में न्यूट्रिशन फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। और यह चीज हम सरकार की अलग अलग पॉलिसीज में देख सकते हैं। तुम्हारी जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत जिसको बोलते हो, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो एजुकेशन, है ना, लोग एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं, ठीक, एजुकेशन में पिछड़े हैं, और जब एजुकेशन में पिछड़े रहेंगे तो हर जगह पिछड़े रहेंगे, तो क्यों ना इनको सस्ती या फिर फ्री में एजुकेशन उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गया, कम्युनिकेशन सबको इक्वल मिले, है ना। यानी कि सबको कुल मिला के यहां पर बात यह की जा रही है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। क्या मिले? सबको हर क्षेत्र में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। चाहे हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बोलें, ठीक है,
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कई लोगों को हम देखते हैं कि लंबे समय तक कुछ इंस्टीट्यूशन में घुसने नहीं दिया गया, अनटचेबल्स बता के, है ना। तो रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी लाई गई किसके लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना। तो सब्सिडी हो गया, रिजर्वेशन हो गया, जो गवर्नमेंट स्कीम होती है, इन सारी चीजों के माध्यम से हम लोग सोशल जस्टिस लाने की कोशिश करते हैं देश में, ठीक। अच्छा, और ये सोशल जस्टिस जो है ये कहां पर, इसकी अवधारणा कहां पर आती है, सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहां आता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ठीक। अच्छा, हमारा तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सोशल जस्टिस के जो बहुत बेसिक से नियम हैं उन पर आधारित है, सोशल जस्टिस के बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है। क्या हम ये बात कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। जब हम अपना प्रियम्बल पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, सोशलिस्ट भी वहां पर शब्द है। इसके अलावा एंड कंस्टिट्यूट इट्स, फिर हम अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं, हम क्या तय करना चाहते हैं अपने देश के लोगों के लिए, जस्टिस। जस्टिस ये भी बात लिखी हुई है प्रियम्बल में, कैसा जस्टिस, तो सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ठीक। तो यानी कि हम ये पा रहे हैं कि हमारा जो संविधान है वो सोशल जस्टिस की बात कई जगह पर करता है। हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सोशल जस्टिस की बात की जाती है। अब महिलाओं के रिजर्वेशन की कई जगह बात की जाती है, यानी महिला एक जेंडर जो लंबे समय तक सोशल रिप्रेजेंटेशन से, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन से दूर रहा, उनको रिजर्वेशन देकर के उन संस्थाओं तक पहुंचाना, यह भी सोशल जस्टिस का ही एक तरीका है। मतलब कि जो जो नीचे है, जो जो डाउन ट्रॉडन है, जो जो एक्सप्लॉइटेड है, उस सारे वर्ग को ऊपर उठाना, जो जो डिप्रेस क्लासेस हैं, मार्जिनलाइज तबका है ना, उन सारे तबकों को, अनप्रिविलेज्ड क्लास है, तो वो जहां जहां मार्जिनलाइज है, अनप्रिविलेज्ड है, उनको वहां से आगे बढ़ाना, ये अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से, अलग अलग प्रिंसिपल्स के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस के सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। किस पर आधारित है? सोशल जस्टिस के सिद्धांतों पर आधारित है। अगर हम समझे, एक मिनट रुकना, ठीक है। अगर हम समझे तो भारत की आजादी लगभग 1947 में हो गई थी, ठीक है। 1947 में इंडिया आजाद हो गया था, और आजादी से पहले भारत के जो गांव थे ना, भारत में की मुख्य इकाई जो थी वो गांव थे, विलेजेस थे। और इन विलेजेस में लोगों को न्याय पाने के लिए, जस्टिस पाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता था? पंचायतों का सहारा लेना पड़ता था। ये बातें तो हम सभी जानते हैं कि लोगों को पंचायतों का सहारा लेना पड़ता था, ठीक बात है, ठीक। अच्छा, देश जब आजाद हुआ तो कई लोगों की मांग थी कि ये जो पंचायतें हैं, ठीक है, जस्टिस की बात कर रहे हैं ना हम, तो गांव में जस्टिस किस तरीके से पहुंचेगा? तो जब देश आजाद हुआ, देश का संविधान लिखा गया, तो कई लोगों ने कहा कि यार हमको ग्राम पंचायत की पॉलिसी बनानी चाहिए। जो ग्राम पंचायत का नियम है, इस नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे गांवों में त्वरित जस्टिस मिलता है, ठीक। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उनमें से काफी मेंबर इस चीज से खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके की कोई भी चीज संविधान का हिस्सा बने, ठीक। चलो आगे देखते हैं। देखो, वो चाहते थे कि इस तरीके की कोई भी चीज संविधान का हिस्सा ना बने। क्यों? क्योंकि इसके बारे में अलग अलग संविधान निर्माताओं की अलग अलग राय थी। अब वो राय क्या थी उसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं कि ये ग्राम पंचायत का जो इंस्टीट्यूशन था ये किस तरीके से लागू हुआ। देखो, सबसे पहले तो के सांथानाम कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी। कब आई थी ये रिपोर्ट? लगभग 1963 में आई। जब देश आजाद हुआ तो हमको एक बात समझ में आ गई है, हमको एक बात समझ में आ गई कि कुछ लोग इस पक्ष में थे कि भाई ग्राम पंचायत होनी चाहिए, और कुछ लोग इस पक्ष में नहीं थे। ये हम धीरे धीरे आगे चल के देखेंगे। लेकिन फिर भी जब देश आजाद हुआ तो देश के गांवों में ग्राम पंचायत होती थी, और ये ग्राम पंचायत निर्णय देती थी, गांव में जो लोकल लेवल पर जस्टिस डिलीवरी का काम था वो करती थी। लेकिन इन ग्राम पंचायत में समस्या ये थी कि ये ग्राम पंचायत में पहली चीज तो इलेक्शन जो थे वो टाइमली नहीं होते थे। दूसरी चीज जो थी, इनके पास इनके रिसोर्सेज नहीं थे, है ना। काम करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो वो रिसोर्सेज इनके पास नहीं थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके लिए कोई नियम नहीं निर्धारित थे, रूल्स नहीं निर्धारित थे, है ना। यानी कि ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में देश में पंचायत हुआ करती थी, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में देश में पंचायत हुआ करती थी। तो तुम कहोगे सर फिर आप ये क्यों बता रहे हैं कि कुछ लोग पंचायत के पक्ष में थे और कुछ लोग पंचायत के विपक्ष में थे, और अंततः कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत का कॉन्सेप्ट नहीं शामिल किया गया? बिल्कुल यही बात मैं बोल रहा हूं कि नहीं शामिल किया गया। तो तुम कहोगे सर जब नहीं शामिल किया गया तो यहां पर पंचायत आप कैसे कह रहे थी?
बेटा जब कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती है ना, तो उसके कुछ नियम तय हो जाते हैं कि ये करना ही करना है, ठीक है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, इसीलिए तो यहां पर इलेक्शन टाइमली नहीं हो रहे थे, इसीलिए तो इन लोगों के पास रिसोर्सेज अपने नहीं थे, इसीलिए इनके काम करने के कोई नियम नहीं निर्धारित थे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसीलिए तो इनके काम करने के कोई नियम नहीं निर्धारित थे। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का मतलब ही था इनके लिए हर चीज के रूल्स बना दिए जाएं, हर चीज के लिए नियम बना दिए जाएं, उनको रेगुलर कर दिया जाए, ठीक है। तो किसी भी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का मतलब होता है कि उस चीज को रेगुलर किया जा रहा है। अब आओ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब हम पंचायतों की बात करते हैं, यहां पर हम सिर्फ पंचायतों का जिक्र करेंगे। देखो, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 1963 में के सांथानाम नाम की एक कमेटी बनाई गई, बहुत लंबे समय से, है ना। के सांथानाम नाम की एक कमेटी बनाई गई। अब बात समझो कि हुआ क्या, जब देश आजाद हुआ ना, तो जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम था वो देश का बहुत स्लो रहा। क्यों स्लो रहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग होने की संख्या बहुत ज्यादा रही, ठीक है। इसके अलावा जो एक तो जस्टिस की बात हो गई, जस्टिस के लेवल पर बात हो गई। दूसरा, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल की भी बात करें, तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उनकी पॉलिसीज गांव तक पहुंचती नहीं थी ठीक तरीके से। या फिर हम यूं कहें कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उनकी बनाई हुई पॉलिसी भी गांव तक नहीं पहुंचती थी, या पहुंचती थी तो ठीक तरीके से लागू नहीं हो पाती थी। इसमें समस्या ये थी कि पॉलिसीज को स्टेट और सेंटर से बनाया जा रहा है और लागू करने की कोशिश गांव के अंदर की जा रही है ना। तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि स्टेट और सेंटर में बैठे लोग लोकल समस्याओं से परिचित नहीं है, उन गांवों की लोकल समस्याओं से परिचित नहीं है, इसलिए उन चीजों को लागू करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो फिर देश में धीरे धीरे हम देखते हैं, आजादी के बाद, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद भी इस चीज की मांग बहुत तेजी से उठने लगी कि देश में जो पंचायतों का नियम है उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जाए, ठीक। और इसमें फिर हम देख रहे हैं के सांतानाम कमेटी बनाई गई। के सांतानाम कमेटी ने 1963 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और लगभग 40 सालों बाद संविधान के बनने के 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। संविधान में 73वीं बार 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया और देश में जो विलेज पंचायत थी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के साथ ही ये जो विलेज पंचायत थी, इनके लिए कुछ नियम तय हो गए। नियम तय हो गए कि यहां पर किस तरीके से चुनाव होंगे, टाइमली इलेक्शन होंगे, जो लोग चुने जाएंगे पंचायत के अंदर वो किस तरीके से चुने जाएंगे, है ना। गांव को चलाने का काम लोकल लेवल पर कौन करेगा, ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। ये सारी चीजें यहां पर नियम निर्धारित हो गए, ठीक। अच्छा, अब यहां पर एक और पॉइंट लिखा है कि सोशल मूवमेंट हैव आल्सो एडेड द कोर्ट्स एंड अथॉरिटीज टू इंटरप्रेट द कंटेंट्स ऑफ द राइट्स। अब देखो, ठीक, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस तरीके से जो ग्राम पंचायत थी वो अस्तित्व में आई। अब ग्राम पंचायत के आने का मतलब क्या है कि ये जस्टिस देगी लोकल लेवल पर, ठीक है, जस्टिस देगी लोकल लेवल पर, गवर्नेंस चलाएगी लोकल लेवल पर, ठीक है, गवर्नेंस चलाएगी लोकल लेवल पर, ठीक है, और ये सारी चीजें लोकल लेवल पर करेगी। बात समझ में आई? इसके अलावा यहां पर एक और बात लिखा हुआ है कि अब हम ये बात करते हैं कि सोशल मूवमेंट का रोल क्या रहता है इस पूरी प्रक्रियाओं में। ये जो एक सामाजिक आंदोलन था जिसने ग्राम पंचायत का निर्माण किया, है ना, इस तरीके के आंदोलनों का रोल क्या रहता है। देखो, ये जो सोशल मूवमेंट होते हैं, ठीक, ये जो सोशल मूवमेंट होते हैं, दे ऑल्सो एडेड कोर्ट्स एंड अथॉरिटीज टू इंटरप्रेट द कॉन्टेंट्स ऑफ राइट्स प्रिंसिपल्स in keeping with the contemporary understanding of social justice, ठीक है। सामाजिक न्याय की, देखो यहां पर जिस सामाजिक न्याय की बात करी वो एक जनरल फिनोमेना है। सामाजिक न्याय जगह जगह के आधार पर कई बार बदलता है। कैसे बदलता है? जैसे इंडिया में अगर आपको रिजर्वेशन देना है, सोशल जस्टिस की हम इंडिया में बात करें तो रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन किस बेसिस पर दिया जा रहा है? कास्ट के बेसिस पर दिया जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जहां पर गोरे और काले के बीच में भेदभाव हुआ है, जैसे अमेरिका जैसी कंट्रीज जहां पर ब्लैक्स को गुलाम बना के रखा जाता था, वहां अफर्मेटिव एक्शन के नाम पर जो ब्लैक्स होते हैं ना, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो यहां पर जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो जगह के हिसाब से अलग अलग हो जाता है ना। और ये जो सोशल मूवमेंट चलते हैं ये क्या होते हैं? लोकली होते हैं। तो ये सोशल मूवमेंट काफी मदद करते हैं कोर्ट्स को या अथॉरिटीज को ये समझाने में कि भाई सोशल जस्टिस क्या है और सोशल जस्टिस को पाने के लिए किस तरीके के अधिकारों को दिया जाना चाहिए, और सोशल जस्टिस को लागू करने के लिए किन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना चाहिए, किन प्रिंसिपल्स पर लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। सोशल जस्टिस
किन प्रिंसिपल पर लागू किया जाएगा? नंबर 1, इसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे? प्रिंसिपल मतलब कि सिद्धांत क्या होंगे, है ना? प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? उसूल, सिद्धांत, ठीक। और इसी तरीके से दूसरी चीज हमने क्या बोली, इसके तहत लोगों को क्या राइट्स दिए जाएंगे। सोशल जस्टिस की जरूरत क्यों है भाई? कुछ पिछड़े हुए तबकों को आगे बढ़ाने के लिए, और उनको आगे तभी तो बढ़ा पाओगे जब उनको कुछ अधिकार दोगे, है ना? तो यही दोनों बातें यहां पर की जा रही हैं। अब आओ अगला पॉइंट समझते हैं, क्या कह रहा है कि इंटरप्रिटेशन टू एड सोशल जस्टिस, है ना? इंटरप्रिटेशन टू एड सोशल जस्टिस, यानी कि सोशल जस्टिस की जो करंट अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, इससे पहले हमको यहां पर कुछ चीजें समझनी होंगी। इससे पहले हमको कुछ चीजें समझनी होंगी। सबसे पहले तो हमको जस्टिस का मतलब समझना होगा, ठीक है? दो चीजें समझनी होंगी। पहले तो हमको लॉ समझना होगा क्या है, और दूसरी चीज हमको समझनी होगी जस्टिस, और इन दोनों में डिफरेंस समझना होगा। सोशल जस्टिस समझने से पहले हमको ये दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझो लॉ क्या है, लॉ और कानून में अंतर क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं लॉ की, है ना, तो हम बात कर रहे हैं कि इसका जो पूरा एक समराइज वर्जन है, लॉ को अगर हम समराइज करें तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर, ठीक है? लॉ का मतलब क्या है? कानून का जो सार है वो इसकी शक्ति में छुपा हुआ है। कानून की शक्ति क्या है? वो आपसे किसी भी तरीके का काम करवा सकती है। बात समझा रही हो? किसी भी तरीके का काम करवा सकती है। ये काम फोर्सफुली भी कराया जा सकता है तुमसे, ठीक है? ठीक, ये काम तुमसे फोर्सफुली भी कराया जा सकता है, ठीक। तो कानून क्या है? कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को तुमको मानना है, चाहे तुम फोर्सफुली मारो, ठीक, चाहे तुम जैसे मानो, चाहे तुम आराम से मानो, चाहे तुम सम्मान के माध्यम से मानो, ठीक है? तो अब होता क्या है कि कुछ रूल्स हैं, ठीक है? उन रूल्स को पावरफुली या फोर्सफुली क्या किया जाता है? इन्फोर्स कराया जाता है, ठीक है? इन्फोर्स कराया जाता है। और ये जो रूल्स होते हैं ये कुछ स्टैंडर्ड्स पर आधारित होते हैं, ठीक है? कुछ स्टैंडर्ड्स पर आधारित रूल होते हैं, कुछ मानदंडों पर आधारित रूल होते हैं, ठीक। और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, इन स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स कराने का काम किसका होता है? कुछ ऑफिसर्स का होता है, कुछ ऑफिसर्स का होता है, या फिर जिनको हम कुछ अथॉरिटीज बोलते हैं, है ना? तो इनको इन्फोर्स कराने का काम किसका है? कुछ ऑफिसर्स का है या कुछ अथॉरिटीज का है। बात समझ में आ रही है? ये अथॉरिटीज इन रूल्स को कैसे इन्फोर्स कराते हैं? ये अथॉरिटीज या ऑफिसर्स कई बार हायरार्किकल होते हैं। हायरार्किकल मतलब क्या होता है? हायरार्किकल का मतलब क्या होता है? मतलब कि जैसे मानो पुलिस का कोई अधिकारी है, उसका काम कानून को लागू करवाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एसपी होता है, एसपी के नीचे एएसपी होता है, ठीक है? एएसपी के नीचे आप देखोगे कि डीएसपी होगा, डीएसपी के नीचे आप देखोगे तो आपको एसओ दिखाई देगा, एसओ के नीचे आप देखोगे तो आपको इंस्पेक्टर दिखाई देगा, है ना? तो अब होगा क्या कि जैसे मान लो कोई कानून आया, अब उस कानून को लागू कराने का काम कहां आया? सबसे पहले डीजीपी के पास आया, ठीक है? डीजीपी के थ्रू वो ट्रेवल किया, आईजी के पास गया, फिर इंस्पेक्टर जनरल के पास गया, फिर और नीचे गया, और नीचे एडीजी के पास गया, फिर ऐसे कैसे करते करते हर जिले में पहुंचा। और हर जिले में पुलिस का हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट हेड कौन होता है पुलिस का? हर डिस्ट्रिक्ट में एसपी होता है। एसपी ने अब हर जिले के एसपी ने अपनी अपनी जगह उस कानून को लागू करने के लिए एएसपी को बोला। एएसपी ने अपने जिलों के अंदर कई सारे डीएसपी होते हैं, उन डीएसपी को बोला। उन डीएसपी ने सीओ को बोला। कई सारे सर्किल हैं जिले के अंदर, उसमें सीओ बैठे हुए हैं। हर सीओ ने अपने अपने थाने प्रभारी को बोला, और सब लोग इस तरीके से कानून को लागू करवाएंगे। यानी कि हमने क्या देखा? लॉ को लागू कराने के लिए कुछ अधिकारी हैं, ठीक है? कुछ अधिकारी हैं, वो अधिकारी एक हायरार्किकल ऑर्डर में वर्क करते हैं। तो यहां पर कुछ बात हमको समझ में आई। लॉ क्या है? रूल्स हैं जिनको पावर या फोर्सफुली लागू किया जा सकता है, ठीक है? कई बार कम्युनिकेशन के थ्रू भी लागू किया जा सकता है, ठीक। और ये जो इनको लागू किया जाता है उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स पर आधारित होता है, ठीक है? इनको इन्फोर्स करने का काम कुछ ऑफिसर्स कहते हैं, और इन्हीं ऑफिसर्स को हमने क्या बोला? इन्हीं ऑफिसर्स को हमने अथॉरिटी बोला। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं जिन पर ये कानून टिका हुआ है, इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इन्हीं प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? संविधान बोल रहे हैं। ये जो प्रिंसिपल हैं और ये जो इधर हमको स्टैंडर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को जब तुम जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? तो संविधान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। बस कॉन्स्टिट्यूशन यही है और कुछ नहीं है, ठीक है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक। और लॉ क्या होता है? लॉ भी हम समझ गए, ठीक है? अब समझते हैं लॉ क्या है, ठीक। लॉ क्या है? लॉ क्या है? लॉ कुछ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स हैं जिनके आधार पर
जिनके आधार पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, देखो सबसे पहले तो लॉ समझते हैं। लॉ क्या है? प्रिंसिपल लॉ क्या है? प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स इन स्टैंडर्ड्स जिनके आधार पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन, चाहे पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक, सोशल, ठीक है, टेक्निकल, टेक्नोलॉजी भी लॉ के अंदर आती है ना, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे देश में परमाणु बम बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसके बारे में भी कानून बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा हम देखें इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल, ठीक, और फिर हम बात करें चाहे लीगल, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन जिन प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स के आधार पर काम करते हैं, उन प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उन प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। और लॉ को, ठीक, लॉ को इंटरप्रेट करने का काम किसका है? इसका इंटरप्रिटेशन करने का काम किसका है? ठीक है, इस इंटरप्रिटेशन का काम किसका है? कई सारे ट्रिब्यूनल्स का है, कोर्ट्स का है, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट्स इसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक। लॉ का मतलब क्या है, कानून में क्या लिखा है उसका मतलब क्या है, ये यही लोग हमको बताते हैं, है ना। तो कुल मिला के जिन प्रिंसिपल, लॉ क्या है? लॉ क्या है? लॉ कुछ प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स हैं जिन पर देश में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, लीगल, एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन और देश के ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट्स काम करते हैं, और ये ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स इंटरप्रेट भी करते हैं कि लॉ क्या है। ये हो गया लॉ, ठीक है, ये हो गया लॉ। अब जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस का मतलब होता है, जस्टिस का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, सॉरी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, एप्लीकेशन। इन प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किस तरीके से किया जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, यही जस्टिस होता है, ठीक। जैसे कि किसी देश का, किसी समाज का एक प्रिंसिपल हो सकता है कि वहां पर इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक। अब इक्वालिटी आएगी कैसे? कोई पिछड़ा है, कोई गरीब है, तो भाई जो गरीब है उसको रिजर्वेशन दे दिया जाए, उसको एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दे दिया जाए, उसको कुछ हेल्थ फैसिलिटी दे दी जाए क्योंकि वो अपना इलाज नहीं करा सकता, उसको एजुकेशन फैसिलिटी दे दी जाए ना। तो प्रिंसिपल क्या है? इक्वालिटी। और एप्लीकेशन किस तरीके से हो रहा है? एप्लीकेशन कैसे हो रहा है? रिजर्वेशन बना करके, गवर्नमेंट स्कीम्स बना दी गई, कुछ उसके लिए लॉ बना दिए गए। बात समझ में आ रही है? तो प्रिंसिपल क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है? जस्टिस है। अब जैसे मान लो प्रिंसिपल क्या है? इक्वालिटी है ना, प्रिंसिपल इक्वालिटी का है, और एप्लीकेशन क्या है? रिजर्वेशन है। बात समझना, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है? इक्वालिटी का, ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या है? फ्री एजुकेशन कर दें, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति को, तो हर व्यक्ति पढ़ने के काबिल नहीं है, तो 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन का प्रावधान है देश के अंदर, है ना। तो प्रिंसिपल एप्लीकेशन क्या हो गई इसकी? फ्री एजुकेशन हो गई। क्या हो गई? फ्री एजुकेशन हो गई, ठीक। तो ये क्या है? ये लॉ है, और ये क्या है? ये जस्टिस है। लेकिन ये कौन सा जस्टिस है बेटा? ये जस्टिस है सोशल जस्टिस। क्या है? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस हमेशा इक्वालिटी लेकर के आएगा, ठीक है। तो जब भी इक्वालिटी के प्रिंसिपल की बात होगी तो उसको हम सोशल जस्टिस बोलेंगे। सोशल जस्टिस में फ्री हेल्थ होगी, है ना, फ्री एजुकेशन होगी, रिजर्वेशन होगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी सोशल जस्टिस के अंदर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम लोग सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। अब जस्टिस कई तरीके का हो सकता है। जस्टिस कई बार रिट्रीब्यूटिव होता है। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है कि बदले के भाव से, है ना, किसी ने किसी की हत्या करी, आई फॉर एन आई, किसी ने किसी की हत्या करी तो उसको फांसी की सजा हो गई, ये रिट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है। जस्टिस कई बार रिफॉर्मेटिव होता है। रिफॉर्मेटिव जस्टिस मतलब लोगों को सुधरने का मौका दिया जाता है। कोई अपराध किया तो यह माना जाता है कि यह अपराधी नहीं है, इससे किसी परिस्थितियों वश अपराध हुआ है, तो इस व्यक्ति को सुधरने का मौका दो, तो ऐसे व्यक्ति को आइसोलेशन में रखा जाता है, जेल में रखा जाता है ना। इस तरीके के तमाम तरीके के जस्टिस होते हैं, जिसमें से 3 मुख्य जस्टिस की मैंने आपसे बात करी, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर क्या बोला जा रहा है? इंटरप्रिटेशन टू एड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना होगा। यहां पर क्या बोला गया है? एनी सिस्टम ऑफ लॉ फंक्शंस थ्रू हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज।
हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज मतलब कि हमने देखा ये ऑफिशियल्स हो सकते हैं। इन ऑफिशियल्स का काम क्या होता है, कानून को लागू करवाना। जैसे हमने देखा कि किसी भी गवर्नमेंट के तीन पक्ष होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करवाती है, और जुडिशरी देखती है कि ये दोनों अपना काम ठीक से कर रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस डिलीवरी का काम भी जुडिशरी करती है ना। तो यहां पर बोला कि ये क्या बोला गया कि जो लॉज है, लॉज क्या होते हैं हमने समझ लिया। अब लॉ फंक्शन कैसे करेगा, अथॉरिटीज के थ्रू, ठीक, और इनका बेसिस क्या है, ठीक है, ये इनका बेसिस क्या है, कुछ रूल्स है, वही सारी बातें यहां पर समझाई गई कि कॉन्स्टिट्यूशन इनका बेसिस है ना। ये सारे लॉस कहां पर लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में असल में एग्जैक्टली लॉ नहीं लिखे होते, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ को बनाने का मेथड लिखा रहता है ना, मेथड, ठीक है, या फिर जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग बताता है। इसके अलावा क्या बताता है, इसके अलावा बताता है कि भाई फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज फंक्शनिंग कैसे करेंगी, फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन काम कैसे करेंगे, ये सारी बात यहां पर लिखी है, ठीक है। कानून कैसे बनेगा, कानून को कैसे बदला जा सकता है, कानून को बनाते समय किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरीके, कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, एक तरीके का कानून ही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये बता रहा है कि कानून बनाते समय किन सिद्धांतों का, किन प्रिंसिपल्स का पालन करना चाहिए, ठीक है। हमारे देश के प्रिंसिपल्स क्या होंगे, जिस प्रिंसिपल्स पर हमारा देश चलता है, कानून बस उन्हीं प्रिंसिपल्स पर आधारित होंगे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल को सेट करना भी अपने आप में एक प्रिंसिपल है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम सुप्रीम लॉ बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा, यानी कि जितने भी लॉ हैं वो उसी प्रोसीजर्स के थ्रू बनाए जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और इसी को बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, एक प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, एक लॉ है। तो चाहे हम बोले प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, ठीक है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि कानून बना दिए गए, ठीक है, कानून लागू कर दिए गए, ठीक। अब कई बार कानून को समझना एक बड़ी बात हो जाती है। जैसे कि यहां पर इक्वालिटी लिखा हुआ है कि भाई सबको इक्वालिटी का अधिकार दिया जाना चाहिए, ठीक है, सबको इक्वालिटी का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब इक्वालिटी का मतलब क्या है, किस तरीके की इक्वालिटी का अधिकार दिया जाना चाहिए, है ना। एक आदमी आके कहने लगा कि भाई एक बात बताओ, इक्वालिटी का मतलब होता है कि सब बराबर है, लेकिन अब आर्मी का एक आदमी है, आर्मी का आदमी आकर के कहने लगा, आर्मी का आदमी गया और उसने क्या किया, मीडिया के सामने, मीडिया के सामने ये बता दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई थी, ठीक है। आर्मी के आदमी ने जाकर के मीडिया को बता दिया। इस बात को पाकिस्तान के में बैठे आतंकवादियों ने सुना, उनको पूरा उन्होंने आइडिया लिया कि अच्छा, उसने, क्योंकि आर्मी ऑफिसर ने सब बताया कि कहां कहां हमारे रिसोर्सेज थे, कहां कहां से हम गए थे, तो उसको पाकिस्तान के आर्मी को इंफॉर्मेशन मिल गई आतंकवादियों को और उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। क्या ये ठीक है? नहीं। तो इसलिए आर्मी ऑफिसर्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो थोड़े से कम होते हैं, है ना। वो कह रहा है कि इक्वालिटी है तो मेरे पास तो हमारे पास एक्सप्रेशन का राइट है, अपनी बात को कहने का राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इस केस में नहीं है ना, इस केस में इक्वालिटी है ना, इस केस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना। क्यों, यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई है। लेकिन इस बात को बताएगा कौन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक। तो ये बात बताने का काम, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी है उसका मतलब क्या है, उसके इंटरप्रिटेशन का काम हमेशा कोर्ट्स करते हैं, ठीक है। और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए जो सबसे बड़ी बॉडी है वो क्या है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आगे की कहानी देखते हैं भाई, आगे की कहानी देखते हैं। अच्छा, अब देखो, हमने हमने क्या बोला, हमने बोला लॉस को लागू करना इतना, मतलब लॉस को लागू, सिर्फ लॉस का होना जस्टिस नहीं डिलीवर कर देता है। लॉस क्या है, लॉस कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, और उन स्टैंडर्ड्स को लागू करना जस्टिस है। और उन स्टैंडर्ड्स को लागू करने के क्रम में लोगों को कुछ राइट्स दिए जाते हैं, है ना। जैसे कि हमने देखा कि भाई देश में सरकार है, गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर होती है ना, बहुत ज्यादा पावर होती है। पर क्या ये पावर एब्सोल्यूट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पहले जो राजा महाराजा थे हम देखते थे वो कितनी एब्सोल्यूट पावर का इस्तेमाल करते थे, जिसको चाहा उसको मृत्यु दंड दे दिया, कुछ पूछना जांचना नहीं किसी से, कोई कोर्ट केस नहीं होता है ना, कोई वकील नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था, है ना। हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा कि लुई 16 के फैसले करने का तरीका कितना अजीब सा था, है ना। किसी भी पर भी टैक्स लगा दिया, किसी पर भी टैक्स हटा दिया, है ना। तो ये पावर क्या होता है कि जो रूलर होता है ना, कई बार अपनी पावर का बहुत फालतू इस्तेमाल कर सकता है ना।
ऑटोक्रेटिक हो सकता है। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, सारे डिसीजन खुद लेता है ना, किसी भी चीज से संबंधित, चाहे उस चीज का वो एक्सपर्ट हो या ना हो, उस चीज का डिसीजन वही लेगा, हर फील्ड में डिसीजन वही लेगा। तो ये जो होता है, ऐसी गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है। राजा तो एक होता है, गवर्नमेंट लोग कितने सारे लोग होते हैं, तो गवर्नमेंट भी कहीं अपनी शक्तियों का मिसयूज ना करने लगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो एब्सोल्यूट पावर होती है और जो ऑटोक्रेटिक पावर होती है, इसको कर्व करने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए, टू कर्व दीज थिंग्स, टू कर्व दीज थिंग्स, क्या किया जाता है, लोगों को कुछ राइट्स दिए जाते हैं, है ना। हमारे देश में भी ऐसे राइट्स दिए गए हैं जिनको क्या बोला जाता है, इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से जो सरकार की मनमानी है ना, उस पर एक तरीके से रोक लगाते हैं। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसके बारे में एक एग्जैम्पल दिया है आपकी किताब में, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम अंडरलाइन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक। तो ऐसे तमाम फंडामेंटल राइट्स है, 6 सेट्स ऑफ राइट्स है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी आता है, बराबरी का अधिकार आता है जिसको हम बोलते हैं। फिर हम बोलते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, फ्रीडम राइट्स है जिसमें इक्वालिटी के अधिकार है ना। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू लाइफ, ऐसे तमाम अधिकार उसमें आते हैं, ठीक। अच्छा, उन्हीं में से एक अधिकार है जिसको राइट टू लाइफ बोलते हैं, जो कि संविधान के आर्टिकल 21 में आता है, ठीक। ये क्या कहता है, ये कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता का अधिकार और जिंदा रहने का अधिकार, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हर आदमी को जिंदा रहने का अधिकार है। उसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन पता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, उसमें मैक्सिमम इतना लिखा हुआ है कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक, विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी से उसकी जिंदगी और उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती, ठीक, जब तक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का पालन ना किया जाए, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को हम फॉलो करें तो उससे उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी छीन सकते हैं ना। बात समझ में आई। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कोर्ट प्रोसीडिंग्स मतलब कि अगर, देखो तरीका ये होता है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको सबसे पहले गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। गिरफ्तारी का कारण बनाने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगा तो वो उसको जेल में रखेगा, अदरवाइज वो उसको जमानत दे देगा। फिर उसके ऊपर कोर्ट केस चलेगा, कोर्ट केस जितने भी दिन चलेगा, फिर उसके बाद में वो हाई कोर्ट में अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। जब हर जगह से उसको निराशा हाथ लगेगी तब उसके पास, फिर उसको मान लेते हैं मौत की सजा हो गई, मर्डर का केस था, ठीक, तो फिर वो राष्ट्रपति के पास अपील करेगा, राष्ट्रपति के पास भी अपील कर दी, अब राष्ट्रपति जी ने भी दया याचिका खारिज कर दी, ठीक है, तो वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा, सॉरी रिव्यू पिटीशन पहले दाखिल करेगा और फिर राष्ट्रपति को अपील करेगा, उसके बाद ही उसको फांसी होगी। अगर इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है तो हम कहेंगे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो किया गया है। अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग है तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो नहीं किया गया है। पुलिस एनकाउंटर्स करती है, वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं है ना, तो इसीलिए पुलिस को सजा होती है, ठीक। तो क्या का मतलब है, अगर कोई एनकाउंटर में पुलिस वाला दोषी पाया जाएगा तो उसको सजा होगी। कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है, इसीलिए बोलते कानून हाथ में मत लो, क्यों, क्योंकि इसका एक तरीका है, सजा देने का अधिकार सिर्फ तभी है, और खासकर किसी से उसकी जिंदगी छीनने का अधिकार, किसी को जेल में रखने का अधिकार, बंदी बनाने का अधिकार तभी है जब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो किया जाए, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या लिख के रख दिया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हर व्यक्ति के पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। तो लोगों ने कहा कि अच्छा इसका मतलब है कोई हत्या भी कर देता है किसी के, समाज में जो गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, उनके पास भी उनकी जिंदगी का अधिकार है, उनके पास भी लिबर्टी का अधिकार है, उनको जेल ही में मत डालो। तो उसमें थोड़ा सा आगे और बता दिया गया कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो करोगे तो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी तुमको मिल सकती है, ठीक। अच्छा, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि कई केसेस कोर्ट में पहुंचने लगे। किसी ने बोला कि यार एक बात बताओ, हमारे पास लाइवलीहुड का अधिकार नहीं है ना, हमारे पास हमारी लाइवलीहुड नहीं है, हम भूखे मरते हैं, सरकार हमारे लिए कुछ करती नहीं। किसी ने बोला कि भैया क्या बोलते हैं, हमारे घर के पास में मस्जिद में अजान होती है, लाउडस्पीकर बजते हैं, रात में हम सो नहीं पाते हैं, ठीक है, स्लीपिंग, ठीक है, स्लीपिंग, ठीक। किसी ने कहा कि यार हम बीमार हैं, इस बीमारी की वजह से नहीं सो पा रहे हैं, ठीक है। किसी ने बोला कि क्या बोलते हैं, हमारे साथ हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक। किसी ने बोला हमारे पास घर नहीं है, हमको घर चाहिए।
तो धीरे धीरे जब ये केसेस कोर्ट पहुंचते रहे तो कोर्ट ने इस सबको लाइफ के अंदर, राइट टू लाइफ के अंदर डालना शुरू किया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि लाइफ का मतलब लाइफ नहीं है सिर्फ, लाइफ का मतलब है लाइफ विद डिग्निटी, सम्मान के साथ जीवन असल जीवन होता है। तो फिर कोर्ट ने इस तरीके की जितनी भी चीजें जो सम्मान के साथ जीवन को बाधित करती हैं उसको राइट टू लाइफ में डालना शुरू किया। ठीक है, जैसे कि किसी ने बोला कि भाई राइट टू प्रिवेसी, हमारी अपनी प्रिवेसी है, ये इसका वायलेशन नहीं किया जाए, सरकार हमारे घर में ना घुस जाए, कैमरा ना पहुंचा दे, है ना, हम अपना आधार नंबर क्यों दे, इस तरीके की बातें। तो ये सारी बातें तुम देखोगे सबको किसमें, जो जितने भी तुम्हारे आत्मसम्मान से बात आ रही है उन सबको कहां डालना शुरू किया गया, राइट आर्टिकल 21 के अंदर डालना शुरू किया। लेकिन आर्टिकल 21 में क्या लिखा था कि एजुकेशन का राइट होगा, क्या वहां पर लिखा था कि शेल्टर का राइट होगा, क्या वहां लिखा था हेल्थ का राइट होगा? नहीं, कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन किया, है ना। तो हम कह रहे हैं कि जो संविधान में बात लिखी है उसको इंटरप्रेट करने का काम किसका है, कोर्ट का है। क्यों? ताकि इससे सामाजिक न्याय का सिद्धांत अप्लाई किया जा सके। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग सोशल चेंज पढ़ रहे हैं, और सोशल चेंज तब आएगा जब सोशल जस्टिस आएगा, है ना, क्योंकि कई वर्ग समाज में पिछड़े हुए थे, उन पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए हमको सोशल जस्टिस को लागू करना पड़ेगा। सोशल जस्टिस कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और उसको लागू करना मतलब जस्टिस देना। बात समझ में आ रही है? और यह काम कोर्ट के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग जस्टिस, अलग अलग केसेस में कोर्ट ने लाइफ का अलग अलग मतलब बताया है ना, कि लाइफ का मतलब क्या होता है। ठीक, और लाइफ का मतलब सिर्फ एग्जिस्ट करना नहीं है, सिर्फ सांस लेने को कोर्ट ने कहा कि जीवन नहीं है। दीज इंटरप्रिटेशन हैव बीन यूज्ड टू प्रोवाइड रिलीफ टू प्रिजनर, है ना। कई बार इन इंटरप्रिटेशन से प्रिजनर्स को रिलीफ दी जाती है, जिनको पुलिस कई बार बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है कि भाई आपने, ऐसा नहीं है कि फला व्यक्ति प्रिजनर है तो आप उसको टॉर्चर कर सकते हैं, आप उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको बहुत बुरा मार सकते हैं, है ना। उसके भी अपने कुछ अधिकार हैं, उनको प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू ही, मैंने जैसा बोला, है ना। तो ये नहीं कि आप उनसे मार मार के बहुत बुरा बर्ताव करेंगे, नहीं, वो भी जीवन ही है। और इस तरीके का व्यवहार करने से उनकी डिग्निटी प्रभावित होती है ना। आप कपड़े उतार देते हैं, फिर उनको बर्फ की सिल्लियों पर लिटा के मारते हैं, इससे उनकी डिग्निटी प्रभावित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं इन इंटरप्रिटेशन से प्रिजनर्स को टॉर्चर से बचाया जाता था, कई लोगों को डिप्रीवेशन से बचाया गया है। डिप्रीवेशन से मतलब किसी के पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो कोर्ट ने बोला क्यों नहीं है हेल्थ फैसिलिटी, सरकार करती कुछ नहीं, सरकार ने पॉलिसी बनाई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर हमने देखा कि बॉन्डेड लेबर्स हैं, है ना, बॉन्डेड लेबर्स हैं, उनको रिलीज करवाने में। इसके अलावा एनवायरमेंटली डिग्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि भाई तुमने शहर के अंदर इंडस्ट्री लगा दी, अब शहर के अंदर इंडस्ट्री लगा दोगे तो क्या होगा? पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन होगा तो लोगों की डेथ होगी। दिल्ली में देखो हर साल दिवाली के आसपास कोर्ट कहता है कि भाई देखो होता क्या है ना, जाड़ों के समय जो धुआं होता है वो ऊपर नहीं उठ पाता है। देखो जो गर्म हवा होती है ना वो हल्की होती है, और हल्की हवा ऊपर उठती है। जाड़ों के समय हवा ठंडी होती है, और ठंडी हवा नीचे बैठती है, भारी होती है क्योंकि वो, ठीक। तो हवा में जितना भी पॉल्यूशन होता है वो भी हवा के साथ नीचे बैठता है, और वो हमारे आसपास रह जाता है। तो जाड़ों में इसीलिए जो कोर्ट्स होते हैं वो दिल्ली एनसीआर वगैरह के क्षेत्रों में देखो, वहां पर बहुत ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन हो जाता है, इंडस्ट्रीज की वजह से पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, या फिर इसके अलावा पटाखों के जलाने की वजह से, क्योंकि दिवाली भी जाड़े में आती है, पॉल्यूशन हो जाता है। तो वहां पर कोर्ट्स क्या कहते हैं? वहां पर कोर्ट्स कहते हैं कि भैया इस पॉल्यूशन को एंड करो, बैन लगाते हैं पटाखों की बिक्री पर, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर कई सारी इंडस्ट्रीज को बंद करने की बात कहते हैं। तो ये सारी चीजें कोर्ट किस बेसिस पर कहते हैं? वो राइट टू लाइफ के बेसिस पर ही कहते हैं। वो कहते हैं कि राइट टू लाइफ में ये सारी चीजें आ जाएगी। एनवायरमेंटल डिग्रेडिंग एक्टिविटीज से लाइफ को हार्म हो रहा है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर सबको मिलनी ही चाहिए फ्री में, है ना। फिर इसके अलावा हम देखें प्राइमरी एजुकेशन लोगों को मिलनी ही चाहिए फ्री में। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का हिस्सा है, जो आर्टिकल 19(1)(a) में आता है। क्या आरटीआई क्या होता है सर? देखो हम सारे लोग जो है ना वो सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार हमारे टैक्स से ही सारा काम करती है, तो हमको ये जानने का अधिकार है कि सरकार हमारा पैसा कहां कहां खर्चा करती है। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो हमारे दिए हुए पैसे से चल रहे हैं, तो हमें जानने का अधिकार है कि गवर्नमेंट के उन इंस्टीट्यूशन में वर्किंग किस तरीके से होती है, और इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगना। अब हम गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगने गए तो गवर्नमेंट कह रही नहीं नहीं नहीं, ये सिक्योरिटी देश की ये हम नहीं बता सकते, इंफॉर्मेशन क्या है, कॉन्फिडेंशियल है।
तो कोर्ट ने बोला कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तभी है जब देश की सिक्योरिटी की बात आ रही है, फॉरेन कंट्रीज से हमारे रिलेशंस की बात आ रही है, ऐसे कोई चीज वो नहीं है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन लोगों को देनी पड़ेगी क्योंकि ये लोगों का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, ठीक है, जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन बोला गया। फिर हम देखते हैं बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन लागू हुआ, हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, हम सरकार से पूछ सकते हैं कि भैया हमारा पैसा खर्चा कहां करते हो, बात समझ में आ रही है, तुम्हारे इंस्टीट्यूशन काम कैसे करते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशन से चल रहे हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है, लोगों के अधिकार हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई देश में सोशल चेंज लाना है, ठीक है, सोशल चेंज लाना है, ठीक। सोशल चेंज कैसे आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल स्फेयर में की मदद लेकर के, पॉलिटिकल स्फेयर। सोशल चेंज क्यों लाना है, क्योंकि लंबे समय से देश में क्या हुआ था, देश का एक सोशल स्ट्रक्चर था जिसने देश का शोषण किया, जो कास्ट व्यवस्था पर बेस्ड था और इस तरीके की तमाम शोषण की नीतियों पर, एक्सप्लॉइटेशन की पॉलिसीज पर बेस्ड था, ठीक है। तो इसको सोशल चेंज लाना है तो पॉलिटिक्स के थ्रू लाना है। अब पॉलिटिक्स के थ्रू सोशल चेंज कैसे आएगा, पॉलिटिक्स के थ्रू को सोशल चेंज कैसे आएगा भाई, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया जाएगा, संविधान का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन किस पर आधारित है, कुछ प्रिंसिपल्स पर आधारित है। ये प्रिंसिपल्स कौन से हैं, ये प्रिंसिपल्स कौन से हैं, ये जस्टिस के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, ये जस्टिस के प्रिंसिपल हैं। कौन से जस्टिस के, तो सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल हैं, ठीक है। इन सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर दिया जाए, ठीक, इन सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर दिया जाए, सोशल चेंज आ जाएगा और इसी को हम बोलते हैं जस्टिस। और इसी तरीके से जस्टिस मिलेगा लोगों को, है ना, जस्टिस मिलेगा, ठीक। और जस्टिस देने का एक और तरीका है, लोगों को उनके राइट्स दिए जाएं, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लोगों को राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे तो जस्टिस आ नहीं जाएगा, इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ लिख देना कि भाई देश में इक्वालिटी होनी चाहिए, लोगों को अगर सरकार इक्वालिटी नहीं मिल रही तो वो करें क्या, तो वो उनको कुछ अधिकार तो दो कि अब मुझे इक्वालिटी नहीं मिल रही, अब मैं क्या करूं, जाओ कोर्ट जाओ, है ना, तो उनको राइट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलकर के देश में सोशल जस्टिस को सुनिश्चित करेंगे और सोशल जस्टिस के मतलब है सोशल चेंज आ गया। ये तो लोगों की तरफ था कि भाई लोगों को अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो लोग कोर्ट जाएं, ठीक है, ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाए तो लोग कोर्ट जाएं, यानी लोगों को राइट्स दिए गए। अब सरकार को भी कुछ सलाह दी गई है। पॉलिटिक्स का एक तरीका हो, पॉलिटिक्स से सोशल चेंज लाने का एक तरीका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक तरीका क्या है, कुछ प्रिंसिपल को अप्लाई करना सोशल जस्टिस के, कैसे, राइट्स के थ्रू, ठीक है। इसको यहां से हटाते हैं, किसके थ्रू, राइट्स के थ्रू अप्लाई करना, राइट्स के थ्रू। और ये राइट्स किसको दिए जाते हैं, पीपल को, लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका होता है जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं या फिर डायरेक्शंस देते हैं, किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो एक लोगों की तरफ से हमको सोशल चेंज लाना है और एक सरकार की तरफ से। तो इसमें हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुमको ऐसा कानून बनाना है जो इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखे। इन प्रिंसिपल्स को बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार को बोला है कि देश में अगर बराबरी लानी है तो इससे जब कानून बनाना तो इस चीज का ध्यान रखना। ये लोगों के राइट नहीं है कि इसके लिए लोग कोर्ट जा सकते हैं, पर सरकार एक तरीके से अपने ध्यान में रखती है। इनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ऐसा ही एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना। यहां पर पुरुष और स्त्री को के बीच में जो अगर वो सेम काम करते हैं ना तो उनको सेम सैलरी दी जानी चाहिए, उनके बीच में वेज गैप नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको लागू करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, ठीक है। फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, ठीक है, इसको एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया आर्टिकल 14 के तहत। द सुप्रीम कोर्ट रीड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इनटू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। अब देखो, अभी तक इसको लागू करना ना करना सरकार की चॉइस थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार देखो ये प्रिंसिपल है, लोगों को उनके इक्वल काम के लिए इक्वल पेमेंट देना चाहिए, तुमको ऐसा लॉ बनाना चाहिए जब भी तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी अवेलेबल हो। गवर्नमेंट ने कहा हाँ बना लेंगे, पर गवर्नमेंट बना नहीं रही है ऐसा लॉ, ठीक। फिर सुप्रीम कोर्ट ने का एक दिन दिमाग खराब हुआ, उन्होंने कहा कि ये लोगों का अधिकार है बेटा, अब ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, इसको मैं लोगों का अधिकार डिक्लेयर करता हूं। लोगों का अधिकार किस हिसाब से, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। कहां पर इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है, और कानून का सबको इक्वल संरक्षण है ना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया, इक्वालिटी का एक मतलब यह भी है
कि जब लोगों को कानून सबके सबके लिए बराबर है ना, तो लोगों को इक्वल पे दो अगर इक्वल काम कर रहे हैं, बस। तो इक्वलिटी का मतलब इक्वल पे और ऑफ और फॉर इक्वल वर्क कैसे हो सकता है, इसका इंटरप्रिटेशन करना किसका काम है, कोर्ट का काम है। तो यहां से हमने सीखा कि कोर्ट्स किस तरीके से अपना फर्ज अदा करते हैं, ये जो सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट है इसको लाने के लिए। ठीक है, चलो, तो यहां से हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। पहला टॉपिक किस बारे में था, हमारा पहला टॉपिक बात कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया सोशल चेंज लाने के लिए, ये हमने देखा। ठीक, और बाकी के पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है पंचायती राज, आइडियल्स ऑफ पंचायती राज। हमने देखा कि देश में क्या था कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को लोकल लेवल पर चलाने की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि सेंटर और स्टेट से जो पॉलिसी आ रही थी वो गांवों तक नहीं आ पा रही थी, है ना। जैसे ये कंट्री है, एक बड़ा सा कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री के बीच में मोदी जी बैठे हैं। अब मोदी जी को नहीं पता है बाकी कंट्री में क्या हो रहा है, वो कैपिटल में बैठे हैं, ठीक है, और यहां से पूरा देश चला रहा है। ठीक, अच्छा, तो ये समस्या है। अब ये इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अब देश कई सारे स्टेट में बटा हुआ है, तो हर स्टेट की अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, हर स्टेट की अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, अच्छा, हर स्टेट कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है, कई सारे गांवों में बटा हुआ है। तो वहां पर हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और गांव को चलाने के लिए विलेज पंचायत। जैसे कि जो पूरा कंट्री है, ठीक है, वो क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चला रही है, पूरा कंट्री चला रही है। ठीक है, अब कंट्री किस में बटा हुआ है, 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स में बटा हुआ है। हर स्टेट में क्या है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। हर स्टेट में क्या है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक, हर स्टेट किस में बटा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस में। ठीक है, तो अब स्टेट को चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक, ठीक है, अब देखो, स्टेट के नीचे आएंगे, इधर डिस्ट्रिक्ट आएंगे, ये इधर लिख दिया है मैंने। डिस्ट्रिक्ट के लिए हम देखते हैं म्यूनिसिपैलिटी है, छोटा जिला है तो वहां पर म्यूनिसिपैलिटी है, और बड़ा जिला है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ठीक है, और ऐसे गांवों में क्या है, ग्राम पंचायत है। ठीक, तो अभी तक देश कैसे चलता था, अब देखो, इसको बोलते हैं 3 टायर सिस्टम। ये पूरा अगर कंट्री है तो इसमें सबसे बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सबसे बाहर बैठती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट है जो उसके अंदर बैठती है, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे क्या है, ग्राम पंचायत है, या फिर जो भी शहर है तो अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक, तो अब यहां पर हमको अर्बन लोकल बॉडीज को तो हमको बहुत ज्यादा नहीं करना है, हमको ग्राम पंचायत समझना है। क्यों? क्योंकि गांवों में ये जो सोशल इनजस्टिस था ये सबसे ज्यादा है था, तो गांवों में सोशल जस्टिस लाना ज्यादा जरूरी है। ठीक, और गांवों में सोशल जस्टिस लाने का काम सेंट्रल और स्टेट से नहीं हो पा रहा था, तभी तो उनको अलग इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत पड़ी, ग्राम पंचायत बनाने की जरूरत पड़ी। और ग्राम पंचायत का मेन मकसद क्या था कि गांवों में जस्टिस सिस्टम की क्विक डिलीवरी करना, और दूसरी चीज क्या है, एक तो जस्टिस सिस्टम क्विकली डिलीवर करो, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यह है कि उनको उनके रिसोर्सेस तक पहुंच दो, है ना, उनको उनके पास उनके खुद के रिसोर्सेज होने चाहिए, वो डिपेंड ना करें कि स्टेट गवर्नमेंट पैसा भेजेगी तो काम होगा, है ना। बात समझ में आ रही है? तो अब अगर हम पंचायत को समझें तो पंचायत का, अगर पंचायत शब्द को तुम ठीक तरीके से समझना चाहो, रुको, पंचायत शब्द को अगर तुम ठीक से समझना चाहो तो पंचायत शब्द का मतलब क्या होता है, रूल बाई 5 पीपल। इसका मतलब क्या होता है, रूल बाई 5 पीपल, है ना, पंचायत। तो पहले ये सिस्टम गांव देहात वगैरह में चलता था। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज है, एक और चीज है, इस पूरी प्रक्रिया में एक और चीज थी कि ये सिस्टम, हमने देखा चैप्टर की शुरुआत में ही देखा कि ये सिस्टम बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था, बहुत डिसऑर्गेनाइज लेवल पर ये चलता था। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज क्या थी कि अभी तक जब ये सिस्टम गांव में चलता था तो यहां पर जो शासन व्यवस्था होती थी वो कास्ट बेस्ड होती थी। ठीक है, कास्ट बेस्ड,
एंड जेंडर बेस्ड थी। ठीक है, ठीक। और ये हिस्टोरिकली बात हो रही है, हिस्टोरिकली ये इस तरीके की व्यवस्था थी। ठीक है, तो अब जब इस तरीके की व्यवस्था थी तो ये क्या थी, ये इंक्लूसिव नहीं थी। इंक्लूसिव नहीं थी, हाँ, यानी कि सभी वर्गों को समान रूप से इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था, नॉन इंक्लूसिव थी। ठीक है, कुछ कास्ट के लोग ही इसमें कब्जा करके बैठे थे और कुछ कास्ट के लोग और कुछ जेंडर के लोग, कुछ जेंडर क्या मेल्स ही होते थे इसमें, गांव के बड़े मेल्स, बड़े बुजुर्ग जो मेल्स थे सिर्फ वही होते थे, और खासकर वो ऊंची जातियों से आते थे, या वो ऐसे लोग होते थे कि उनके हाथ में कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रेस्टिजियस लोग जो गांव के होते थे वो होते थे। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये गांव में जो पूरा जस्टिस सिस्टम था उसकी डिलीवरी करने का काम करते थे। ये आजादी के पहले की बात है। आजादी के बाद ये समझ में आया सरकारों को कि यार इस तरीके की ग्राम पंचायत लोकल लेवल पर ठीक थी। क्यों? क्योंकि ये लोकल लोगों की समस्याओं को बेटर समझती थी। लेकिन जब जस्टिस डिलीवरी की बात आती थी तो ये उतना अच्छा काम नहीं कर पाती थी। क्यों? इन दो समस्याओं की वजह से। क्योंकि यहां पर या तो सिर्फ एक कास्ट के लोग बैठे हुए हैं और एक जेंडर के लोग बैठे हैं, तो ये दूसरे जेंडर की या दूसरे कास्ट की प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, और उसी ये लोग ऊपर से जो सोशल इनजस्टिस है उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेशन भी हाई कास्ट के लोगों का है। ठीक है, तो वो हमेशा अगर हाई कास्ट के खिलाफ केस आएगा तो उस पर बहुत एक्शन नहीं लेते हैं। ठीक, या विमेन के खिलाफ कोई केस आता है, फॉर एग्जांपल जैसे इनफिडेलिटी जो हुआ करती थी, यानी कि जिसको अडल्ट्री बोलते हो, अपने विवाह के बाहर किसी से संबंध रखना, वो अगर महिला करती थी, ठीक है, तो उसको बड़ी भारी सजा होती थी। लेकिन अगर वही काम पुरुष करता था तो उसको अरे ठीक है होएगा, आदमी लोग तो ऐसा करते ही हैं, बदले में महिला को कुछ मेंटेनेंस वगैरह दिला दिया जाता था ताकि वो अपने बच्चों का और अपना पालन कर सके। ठीक, तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि एक तो हिस्टोरिकली कास्ट बेस्ड है, जेंडर बेस्ड है, और तीसरी चीज क्या हो रही है, ये थोड़ा सा हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है या फिर रूढ़िवादी है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स है, कंजर्वेटिव्स है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स हैं, कंजर्वेटिव हैं, ये सारी समस्याएं हमको यहां पर दिखाई दे रही हैं इन पंचायतों के साथ। ठीक, अच्छा, लेकिन ये बात तो तय है कि ये लोग स्थानीय स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से, चूंकि प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, तो लोकल लेवल पर नियम कानून को बहुत अच्छे तरीके से लागू कर सकते हैं। ठीक, तो भाई यहां पर सांथानाम कमेटी ने बोल दिया कि भाई इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, काम हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर ये ठीक तरीके से काम कर गई तो ये बहुत फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूशन साबित होंगे, फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूशन साबित होने वाले थे। ठीक है, और वही हुआ, हमने देखा वही हुआ। क्या ऐसे वही हुआ? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। ठीक, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या बोल दिया गया कि भाई यहां पर इंस्टीट्यूशन का सेटअप किया जाएगा जिनको हम लोग पंचायत बोलेंगे। ठीक है, और ये पंचायत हर 5 साल में इलेक्शन करेंगे, 5 ईयर्स इलेक्शन होंगे इसमें, हर 5 ईयर्स में इसमें क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। ठीक है, इन इलेक्शन के अलावा अगर हम देखें तो इसमें 1/3 सीट्स जो हैं वो विमेन के लिए रिजर्व रहेंगी, यानी 30% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। एक मिनट, 33% सीट्स क्या होंगी, रिजर्व रहेंगी, है ना। यानी कि हमको ये समझ में आ रहा है कि सरकार ने जो समस्याएं थी उन पर ध्यान दिया, रिजर्वेशन जैसी चीजें दी और इलेक्शन जैसी चीजें दी, और इलेक्शन आने से क्या हो गया, अभी तक क्या था कि यहां पर सिर्फ उन लोगों का कब्जा था जो एक पर्टिकुलर वर्ग से आ रहे थे, यानी ये सब नॉन इंक्लूसिव सोसाइटीज थी, है ना। और यहां पर किसी का से नहीं था, जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, हाई कास्ट मेंबर है, वही इन संस्थाओं में रहेगा। लेकिन इसमें चूंकि इलेक्शन डाल करके इस पूरे इंस्टीट्यूशन को क्या डिक्लेयर कर दिया, इसको डेमोक्रेटिक बना दिया गया। ठीक है, डेमोक्रेटिक बना दिया गया। रिजर्वेशन जैसी चीजें डाल करके इस इंस्टीट्यूशन को क्या बना दिया गया, इंक्लूसिव बना दिया गया। ठीक है, यानी कि अभी तक जो पंचायतें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध, यानी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स के अपोज्ड निर्णय लेती थी, डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के अपोज निर्णय लेती थी, है ना, डिसीजन जो होते थे वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अपोज्ड होते थे, वहां पर अब हम डिसीजन देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर आधारित हो रहे हैं। ठीक, ये अंतर आता है। तुम देखोगे तो हरियाणा वगैरह में खाप पंचायत होती थी, जहां पर ऑनर किलिंग जैसे प्रोविजन थे, यानी कि अगर आप अपनी जाति के बाहर शादी कर रहे हैं, अगर आपने अपनी जाति के बाहर विवाह किया है, तो
पंचायत ऑर्डर देती थी ऐसे लोगों को जान से मार देने का। ऐसी तमाम घटनाएं गांव वगैरह में देखने को मिलती थी, है ना। क्यों? जस्ट बिकॉज कि इसमें कुछ वर्गों का दबदबा था और वो अपनी पावर को बनाए रखना चाहते थे। तो अब ये इंस्टीट्यूशंस क्या हो रहे थे? डेमोक्रेटिक हो रहे थे। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक। अच्छा, अब मैंने तुमको शुरू में बताया था ना कि जब संविधान लिखा जा रहा था तो कुछ लोग ऐसे थे जो, एक मिनट, हाँ, जब संविधान लिखा जा रहा था तो कुछ लोग ऐसे थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले यहां पर देख लो, इन अ सोसाइटी वेयर देयर आर शार्प इनइक्वालिटीज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हिंडर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास। हमारी भारत की ऐसी सोसाइटी थी, है ना। बहुत शार्प डिस्पैरिटीज थी हमारी सोसाइटी में, शार्प इनइक्वालिटी थी। तो कोई बहुत गरीब था, कोई बहुत अमीर था, जाति के आधार पर ये इनइक्वालिटीज बहुत लंबे समय से चली ही आ रही थी, है ना। तो यहां पर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था वो हिंडर हो रहा था और सोशल चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत थी ताकि यहां पर प्रोसेस को डेमोक्रेटिक बनाया जा सके, सोशल जस्टिस डिलीवर किया जा सके। ठीक है, अच्छा, अब तुम कहोगे सर हमने तो क्लास 12th में ये भी पढ़ा है हिस्ट्री की किताब में कि वहां पर जाति पंचायतें होती थी, कास्ट पंचायत वहां पर होती थी। ठीक है, तो मैं कहूंगा बेटा तुमने ठीक पढ़ा है, कास्ट पंचायत होती थी। लेकिन ये जो कास्ट पंचायत थी, ठीक है, कई कई जगहों पर कास्ट पंचायत हुआ करती थी जिसको हम लोग जाति पंचायत बोलते हैं। इसके लिए मैं जाति पंचायत ही शब्द लिखूंगा, है ना। ये भी इंडिपेंडेंस के पहले की बात हो रही है। जाति पंचायत होती थी, पर ये जाति पंचायत जो होती थी ये सबऑर्डिनेट होती थी इन पंचायत के, है ना, सबऑर्डिनेट होती थी। और अल्टीमेटली इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था कि ये देखना कि लोअर कास्ट के लोग जो हैं वो अपर कास्ट में शादी ना कर लें, क्योंकि अगर ये इन्होंने ऐसा किया तो इनको अपर कास्ट, ये जो पंचायत है विलेज पंचायत, ये इनको बहुत डांट लगाएगी, है ना। तो ये दोनों लोग एक दूसरे के ये जाति पंचायत पंचायत के सबऑर्डिनेशन में ही काम कर रही थी, ठीक है। और हर जाति की अपनी पंचायत होती थी, ठीक। तो जैसे पंचायत में गांव के जो सुप्रीम अथॉरिटीज होती थी या फिर प्रेस्टिजियस लोग होते थे या ऊंची जात के लोग होते थे, उनका रिप्रेजेंटेशन होता था, उसी तरीके से जाति पंचायत में उस ऊंची जाति के कुछ मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता था। तो सही माने में तो जाति पंचायत भी डेमोक्रेटिक नहीं थी। बात समझ में आ रही है? तो देश में कास्ट पंचायत जैसे ग्रुप हो रहे थे विलेज के अंदर, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर भी कुछ डोमिनेंट्स ग्रुप्स ही होते थे जो पंचों का काम करते थे, उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन होता था। ये लोग जमींदार हो सकते थे, कुछ डोमिनेंट पीजेंट्स हो सकते थे, कुछ रिच पीजेंट्स हो सकते थे, है ना। फिर कुछ रिच आर्टिसंस हो सकते थे, ठीक है। इनके आगे रिच शब्द जरूर लगा दो। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें हमको यहां पर देखने को मिल रही है। तो अब एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत थी जो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बना सके? मोर डेमोक्रेटिक बना सके। अब जब देश का संविधान लिखा जा रहा था तो लोग डॉक्टर अंबेडकर के पास गए और कहा कि यार इसमें देखो जो पंचायत व्यवस्था है वो ठीक थी, आप पंचायत व्यवस्था रखो देश के अंदर और पंचायत व्यवस्था को थोड़ा क्या करो, थोड़ा डेमोक्रेटाइज कर दो। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि यार देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने लंबे समय से, चूंकि वो खुद उस वर्ग से आते थे, वो खुद जो सो कॉल्ड निचली जातियां थी वहां से आते थे, तो उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन देख रखा था। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आपको पता नहीं गांव में डिस्क्रिमिनेशन किस हद तक होता है। अगर हम इन इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर देंगे, इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देंगे, तो कुछ बदलेगा नहीं। अब इसका मतलब क्या है कि गांव में जो जाति पर आधारित डिस्क्रिमिनेशन है हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर अभी तो हम इसको तब भी रोक सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, पंचायतों में क्या है, सिर्फ कुछ उच्च वर्ग के लोग का रिप्रेजेंटेशन है ना, कुछ हाई कास्ट एंड क्लास के पीपल का रिप्रेजेंटेशन है। तो अंबेडकर को डर यह था कि अगर हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया तो ये रिप्रेजेंटेशन हाई कास्ट क्लास पीपल का भी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो जाएगा। हालांकि उनकी डेथ के बाद सांतानाम कमेटी ने बोला कि गांवों के अंदर पंचायत हुए तो को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना चाहिए और उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया भी गया। क्योंकि देखो, चूंकि डॉक्टर अंबेडकर का आर्ग्यूमेंट क्या था कि जो लोकल एलिट्स हैं और अपर कास्ट हैं, है ना, वो सोसाइटी में इतना ज्यादा एंट्रेंच हो चुके हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ यहां पर ये होगा कि भाई हम लोग इनका एक्सप्लॉइटेशन और बढ़ा रहे हैं, ठीक। यहीं पर अगर हम गांधी जी की बात करें, ठीक, गांधी जी की अगर बात करें, गांधी जी जो थे वो ग्राम पंचायत के फेवर्स में बहुत ज्यादा थे, है ना। ये पंचायत सिस्टम को बहुत ज्यादा ठीक मानते थे। हाँ, ये व्यवस्था के जरूर खिलाफ थे कि ये जो शोषण पर आधारित व्यवस्था है, कास्ट एक्सप्लॉइटेशन पर आधारित व्यवस्था है, इसको बदलना चाहिए। लेकिन स्टिल वो पंचायत पर बिलीव करते थे। उनको लगता था कि अगर, चूंकि गांधी जी को हमको पता है कि गांधी जी चरखे पर बहुत ज्यादा, गांधी जी को चरखा और खादी, है ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो गांवों को एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट के तौर पर देखते थे, है ना। गांधी जी का
इकोनॉमी में जो विश्वास था, गांधी जी का यह मानना था कि देखो सारे शोषण का रीजन पैसा होता है, हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन का रीजन रिसोर्सेस पर, वेल्थ पर कब्जा होता है। अंग्रेज भी भारत में इसीलिए आए और भारतीयों का शोषण किया। ठीक, और हम गांवों में क्या होता था उस समय के, गांवों में क्या होता था कि अंग्रेजों के बने हुए कपड़ों का गांवों में, शहरों में इस्तेमाल हो रहा था क्योंकि वो सस्ते कपड़े होते थे, है ना। तो तुमने पढ़ा होगा फ्रीडम मूवमेंट के दौरान कि गांधी जी ने और जो हमारे फ्रीडम नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने खादी का इस्तेमाल करने को बढ़ावा देने की बात करी। इसके अलावा उन्होंने स्वदेशी के इस्तेमाल को बढ़ावा कर देने की बात करी। क्यों? क्योंकि अगर अपने गांव में बनी हुई चीजों का, अपने शहर में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करोगे तो आपको किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक, मेरे गांव में एक आदमी क्या बोलते हैं, खादी से कपड़े बनाता है, मैंने उससे खादी के कपड़े खरीद लिए, उसको कुछ पैसा मिल गया। अब वो गांव के कुम्हार से ही बर्तन खरीद ले, उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, और गांव में एक छोटा सा इकोनॉमिकल सिस्टम डेवलप हो जाए, है ना। तो वो कह रहे थे कि ग्राम पंचायत अगर ठीक तरीके से अरेंज कर दिया है तो दीज विल बी द मोस्ट एफिशिएंट सेल्फ सफिशिएंट यूनिट, है ना। ये सेल्फ डिपेंडेंस हो जाएंगी, मेकिंग इंडिया जैसी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसको वो ग्राम स्वराज्य बोलते थे। गांधी जी का बिलीफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, है ना। लेकिन चूंकि अंबेडकर इसके खिलाफ थे, तो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन जरूर डाल दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 है, ठीक है, आर्टिकल 40 है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, अगेन दिस वाज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब ये बस सरकार को एक डायरेक्शन था कि जब आपके पास ताकत हो इस चीज को करने की तो आप कर लीजिएगा। तो यहां पर पंचायती राज सिस्टम की बात जरूर कर दी गई क्योंकि गांधी जी चाहते थे, लेकिन अंबेडकर ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन में डाला लेकिन इसको इन्फोर्सेबल नहीं बनाया, है ना। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक, लेकिन जब 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ तो इसके लिए नियम निर्धारित करे गए और फिर ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, और इसके साथ में ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिल गया। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं कि 73rd, अब देखते हैं विमेन। अब यहां पर जब हम सोशल जस्टिस की बात करें तो हम क्यों ना विमेन की बात करें, है ना, विमेन की बात करें। तो विमेन के लिए हम देखते हैं कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में विमेन के लिए कुछ रिजर्वेशन तय किया है। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? 73rd तो आपको पता है ग्राम पंचायत के लिए है, ठीक है, लेकिन 74th में हम देख रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी को बनाया गया। जैसे उसमें बोला गया अभी तक सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, लेकिन अब बोला गया कि अब शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज होंगी। ठीक है, जैसे गांव में ग्राम पंचायत है वैसे शहरों में म्यूनिसिपैलिटी होंगी, बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगे। ठीक है, और इन जगहों पर विमेन के लिए सीटें रिजर्व होंगी। कितनी? 1/3 यानी कि 33% सीट्स रिजर्व होंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे देखें, अच्छा ये रिजर्वेशन हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में भी एक्सटेंड किया गया कि वो भी तो पिछड़े तबके हैं ना, और उनकी महिलाएं भी पिछड़ी हुई हैं। तो 17% जो महिलाएं हैं इनमें से वो कहां से आएंगी? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, यानी टोटल 30% सीट्स कहां से आएंगी? 30% सीट्स कहां से आएंगी? 30%, 33% गांवों में महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी इलेक्शन के अंदर। उसमें से भी 33 में से 17% कौन होंगे? 17% कौन होंगे? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं होंगी। ठीक है, अच्छा तो ये 73 थर्ड अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 3 टायर सिस्टम को लागू करने की बात कर रहा था। ठीक, अच्छा ये 3 टायर सिस्टम क्या होता है? पंचायती राज सिस्टम में 3 टायर सिस्टम क्या होता है ना। ऑटो रिक्शा देखा है ना, 3 टायरों पर चलता है, बस कुछ वैसी ही बात हो रही है 3 टायर पंचायती राज सिस्टम में। जैसे कि देखते हैं, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? पिरामिडिकल। पिरामिड ऐसे बनता है ना, ठीक है। अब देखो इसके बेस में क्या है? ग्राम सभा है। ठीक, इसके बेस में क्या है? ग्राम सभा। अब जितने भी मैं गोले बना रहा हूं तुम समझो उतने लोग बना रहा हूं मैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं। ग्राम सभा का मतलब क्या है? ग्राम सभा का मतलब पूरा गांव, पूरा गांव। ग्राम सभा मतलब पूरा गांव, लेकिन इसमें बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसमें सिर्फ गांव के वो लोग आ रहे हैं जो वोटिंग एज में है ना। तो ये क्या है? एक तरीके से पूरा गांव है, ठीक है। इसको हम लोग क्या गांव के सारे वोटर्स, जिनको क्या बोला गया? इनको ग्राम सभा बोला गया। क्या बोला गया? ग्राम सभा बोला गया। ठीक, ठीक है, अच्छा ये बॉडी का काम क्या है? ये क्या है? ये गांव के इलेक्टर्स हैं। कौन है? इलेक्टर्स हैं पूरे गांव के। ठीक, ये लोग हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? कि ग्राम पंचायत के मेंबर्स का चुनाव करना। ठीक है, The Gram Sabhas ideally ought to provide an open forum for discussion and village level development activities and play a crucial role in ensuring the inclusion of weaker section in the decision making process. ठीक है,
अच्छा, द 73rd अमेंडमेंट प्रोवाइड अ 3-tier सिस्टम फॉर पंचायती राज, ऑल स्टेट्स हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 20 lakhs, 20 lakhs, इट बिकेम मैंडेटरी दैट इलेक्शन टू दीज बॉडीज बी कंडक्टेड एवरी 5 years। ठीक है, हर 5 साल में इलेक्शन होंगे, ये बात बोल दी गई। जिसके जिसके 20 लाख से ज्यादा, जिस भी गांव के अंदर, जिस भी स्टेट के अंदर हम देखते हैं पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा है, वहां पर ग्राम पंचायत होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें बोला गया कि रिजर्वेशन होगा किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन होगा। ठीक, अच्छा, ये रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो होगा वो उनकी पॉपुलेशन के रेशियो में होगा, है ना। जैसे विमेन के लिए बोला 33% सीट रखनी है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए बोला गया कि आप सिर्फ उनकी पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से रखेंगे, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से रखेंगे, पॉपुलेशन के रेशियो के प्रोपोर्शन के। फिर इसके अलावा बोला गया, अब देखो यहां पर एक चीज देखते हैं कि देखो ये एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। अब इसका मतलब क्या है, अब इन लोगों ने मिलकर के किसको इलेक्ट किया, अब इन लोगों ने कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया। ये मेंबर्स कौन है, ये पंच कहलाए जाएंगे। ठीक है, ये पंच कहलाए जाएंगे। ठीक, या फिर इनको काउंसलर्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, काउंसलर्स बोला जाएगा। ठीक है, ये ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और ये सारे सदस्य मिलकर के किसको इलेक्ट करेंगे, ये हेड को इलेक्ट करेंगे। ये कौन होंगे, गांव के मुखिया जी होंगे। बात समझ में आई। तो इसीलिए इसको पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बोला गया। पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में सबसे नीचे सबसे ज्यादा लोग होते हैं और इनका नंबर्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे जैसे इसमें ऊपर जाओगे लोग कम होते जाएंगे। ठीक, और एंड में एक हेड बचेगा जिसको मुखिया बोलेंगे। ये जो मुखिया होगा ये इन सारे पंचों का नेतृत्व करेगा। ठीक है, जिसको ग्राम प्रधान बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्राम प्रधान बोलते हैं। ठीक है, ठीक, अच्छा, अब गांव में कहां पर खड़ंजा बनना है, कहां पर स्कूल बनना है, ये सारा डिसीजन का कौन लेगा, ये ग्राम सभा बैठ करके लेगी। कौन लेगा, ग्राम सभा सब बैठेगी, गांव के सारे इलेक्टर्स बैठेंगे, मुखिया जी बैठेंगे, सारे पंच बैठेंगे, वहां पर ये सारे डिस्कशन लिए जाएंगे। ठीक, अच्छा, क्या क्या करना है, इसकी पूरी तैयारी ये जो पंच है ये करेंगे, है ना। एग्जीक्यूट करने का काम पंच करेंगे और इसका निर्देशन कौन करेगा, सबको इंस्ट्रक्शन कौन देगा, मुखिया जी करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कौन ज्यादा पावरफुल है ना। डिस्कशन पूरी जो ग्राम सभा है वो करेगी और इसको एग्जीक्यूट करने का काम बाकी के लोगों का है, ऊपर का है। अब इसको 3-टायर सिस्टम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि किसी भी स्टेट में मैंने बना के दिखा दिया था कि सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर सेंट्रल, पूरे देश में भी 3-टायर है, सेंट्रल, स्टेट और फिर नीचे जिसको लोकल बॉडीज बोला जाता है। शहरों में वो लोकल बॉडीज म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, गाँव में विलेज पंचायत है। ठीक है, फिर अगर हम इसको लोकल लेवल पर भी देखें तो इसमें क्या होता है कि सबसे नीचे गांव होते हैं, गांव के ऊपर ब्लॉक समिति होती है, कई सारे गांवों का ग्रुप ब्लॉक समिति कहलाता है, फिर उनका बहुत सारे ब्लॉक समिति का ग्रुप जिला परिषद कहलाता है ना। इसीलिए इसको 3-टायर सिस्टम बोला जा रहा है। आगे की कहानी देखते हैं। ठीक, देखो अब यहां पर क्या होता है ना, यहां पर क्या बोला गया कि एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है। एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे गांव होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनेगी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का काम क्या होगा कि ये ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए कि डिस्ट्रिक्ट में डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, कानून का इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, ये सारा काम कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी करेगी। अच्छा, फिर इनको गांव के लेवल पर लागू कराया जाना शुरू कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ये सारे काम करेंगे, फिर इनको गांव के लेवल पर लागू कराने का काम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट हर ब्लॉक समिति में भिजवा देगी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किसके अंदर काम करेगी, जिला परिषद के अंदर। ठीक है, फिर ये अपनी रिपोर्ट किसको किसको पहुंचा देगी, ये अपनी रिपोर्ट पहुंचा देगी हर ब्लॉक कमेटी को पहुंचा देगी। ब्लॉक कमेटी फिर उसको हर गांव में पहुंचा देगी और हर गांव में उस तरीके से डिसीजन लिए जाने लगेंगे। आगे की चीज देखते हैं। ठीक, कि पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, पंचायत की क्या क्या पावर्स हैं और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। हमने अभी तक ये देखा और समझा कि हम चाह रहे हैं कि ये जो पंचायत हैं ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करें, यानी अपने चीजों पर खुद निर्भर हो, अपने लिए डिसीजंस खुद लें, अपने रिसोर्सेज को खुद मैनेज करें। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन लोगों को डिसीजन मेकिंग पावर दी जाए। ठीक है, पावर दी जाए नंबर 1 चीज, और नंबर 2 चीज कि इनको अधिकार दिए जाएं, राइट्स दिए जाएं, और तीसरी चीज इनको राइट्स कहां पर दिए जाएं, रिसोर्सेज पर, है ना। पावर्स दी जाए नंबर 1 चीज, ठीक है, और दूसरा राइट्स ओवर रिसोर्सेस, है ना, राइट्स ओवर रिसोर्सेस। इनके पास पैसा कहां से आएगा, है ना। तो इसके लिए क्या क्या किया जाना जरूरी है, क्या क्या किया जाना जरूरी है। ठीक है, कैसे इन चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो उस गांव का, पर्टिकुलर गांव का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना।
कि उस गांव के लोगों के पास आजीविका के पर्याप्त साधन डेवलप हो सके, लाइवलीहुड के मींस डेवलप हो सके। दूसरी चीज, ऐसी स्कीम्स को प्रमोट किया जाए जो सोशल जस्टिस की बात करती हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं। जैसे कि शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि गांवों के स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, दोपहर का लंच दिया जाता है बच्चों को, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्कूल आए। ऐसी चीजों को प्रमोट करें, ठीक। इसके अलावा गांव में अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये लोग गांव के अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके दें, है ना। मान लेते हैं कि गांव में कोई हाट होता है, हाट मतलब कि वीकली बाजार होते हैं गांव के अंदर, है ना। तो हाट को लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके दे जहां पर हाट लगेगा, है ना, क्योंकि हाट में जा करके लोग अपने अपनी चीजों अपना अपना सामान बेचेंगे, अपना गुड्स और सर्विसेज बेचेंगे। लुहार अपने बर्तन बेचेगा, कुम्हार अपने जो लोहे के काम किए हुई चीजें हैं उसको बेचेगा। बात समझ में आ रही है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, लोग पैसा कमाएंगे। लेकिन हाट लगाने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए, उसका डेवलपमेंट, रोड का डेवलपमेंट, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे भी तो उस गांव में उस चीज को खरीदने के लिए, है ना। तो उसके लिए पंचायत को पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसके लिए ये क्या कर सकती है, ये टैक्सेस को लगा सकती है, ड्यूटीज इंपोज कर सकती है, टोल्स लगा सकती है, और कई तरीके की फीस लगा सकती है कि भाई आपको अगर कोई पब्लिक बेदिंग जगह है वहां पर आपको कुछ करना है, तो आपको अपने पशुओं को नहलाना है तो आपको फीस देनी पड़ेगी। या मान लेते हैं कि छोटा सा कम्युनिटी सेंटर बना दिया गया, गांव के लोगों को विवाह वगैरह करना है, गांव में कोई खाली जमीन पड़ी थी, वहां पर कम्युनिटी सेंटर बना दिया। अब कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए पैसा कहां से आया, टैक्सेस से आया, ड्यूटीज से आया, फीस से आया, है ना। और जब कम्युनिटी सेंटर में किसी के परिवार की कोई शादी होगी तो उससे फीस ले ली जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये करने का अधिकार उनके पास हो, स्टेट गवर्नमेंट आकर के ना बोले कि ये काम क्यों कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट आकर के ना बोले। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने जो फंक्शंस हैं उनको डिवॉल्यूट करे। डिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे भेजे, है ना। स्टेट गवर्नमेंट हर चीज पर बैठ ना जाए कि हाँ हम ही टैक्स कलेक्ट करेंगे, विलेज पंचायत क्यों कलेक्ट करेंगी, ये हमारा फंक्शन है, विलेज पंचायत क्यों करेंगी, है ना। तो डिवॉल्यूशन ऑफ फंक्शन बहुत जरूरी है ना। अगर स्टेट गवर्नमेंट सारे काम खुद ही करेगी तो जो काम उसके हैं वो ठीक से नहीं कर पाएगी, और गांव की चीजें भी उसने अपने कब्जे में ले रखी है, जबकि गांव की प्रॉब्लम तो लोकल गांव समझते हैं क्या है ना। तो डिवॉल्यूशन ऑफ गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है, खासकर फाइनेंस से रिलेटेड या फिर अथॉरिटी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देखो पंचायत की जो मेन इनकम है वो कहां से आती है, उनकी इनकम का सोर्स क्या है। देखो प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया जाता है, लोग जो प्रोफेशन करते हैं वहां टैक्स लगाया जाता है, पशु हैं उनके पास तो वहां पर टैक्स लगाते हैं, व्हीकल्स कोई है उस पर टैक्स लगाया गया, ठीक है। फिर लैंड रेवेन्यू हुआ, जमीन पर अगर कोई खेती कर रहा है तो उससे भाई लैंड रेवेन्यू लिया गया, ठीक है। रेंटल्स लिए गए कि जमीन किराए पर गांव की दी जा रही है, पंचायत की जमीन किराए पर दी जा रही है, ठीक है। इस तरीके से गांव के पास पैसा आता है, ठीक। इसके अलावा जिला पंचायत के थ्रू इनको ग्रांट्स मिलते हैं। जिला पंचायत के पास पैसा कहां से आता है भाई, हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो, देखो इंडिया में जो सिस्टम है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टैक्स कलेक्ट करती है कुछ फील्ड से, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसको कुछ हिस्सा अपने पास रखती है, कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को देती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है प्लस ये अपने कुछ टैक्स लगाते हैं, इस टैक्स का एक हिस्सा अपने पास रखते हैं और एक हिस्सा लोकल बॉडीज को देते हैं। लोकल बॉडीज में किसको, शहर है तो म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और गांव है तो विलेज पंचायत। बात समझ में आ रही है। तो यहीं से हम देख रहे हैं कि इनके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। अब ये पैसा जिला पंचायत के पास आता है और जिला पंचायत फिर इस पैसे को गांव में भेजते हैं ना। जो पैसा जिला पंचायत को स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, जिला पंचायत उसको गांव में भेजते हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि ये जो विलेज पंचायत है इनके लिए कंपलसरी किया जाए कि ये अपने जो ऑफिसेस हैं उनके बाहर बोर्ड्स लगाना शुरू करें। बोर्ड्स लगाना शुरू करें, हाँ, उन बोर्ड्स पर लिखा हो कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही। कंपलसरी फॉर पंचायत ऑफिसर्स टू पुट अप बोर्ड्स आउटसाइड देयर ऑफिसेस, ठीक है। फिर उसमें उन बोर्ड्स में बताया जाए कि कहां कहां से जो पैसा आया है, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और कहां कहां पर पैसा खर्च किया जा रहा है, ठीक। जो भी पॉलिसीज हैं उनके बारे में बताया जाए, ठीक है, पॉलिसीज के बारे में बताया जाए, ठीक। और जहां जहां पर एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस के बारे में बताया जाए, ठीक। क्यों, क्योंकि इनको अपने पूरे प्रोसेस में पारदर्शी भी रहना है, ट्रांसपेरेंट भी रहना है। कहीं कोई यहां पर करप्शन तो नहीं हो रहा है, जो पंच है वो पैसा जो उनके पास आ रहा है उसका यूज ठीक तरीके से कर रहे हैं, उसको खा तो नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या वहां पर पंचायत भवनों का निर्माण हो रहा है,
ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि पंचायत जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पर भी ध्यान देती है। इनका एक काम होता है कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, ठीक, वो उस पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा कई सारी सरकारी योजनाएं, इंटीग्रेटेड विलेज रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस तरीके की योजनाओं को चलाना भी इनका काम होता है। ठीक, अच्छा, ठीक। और जो मैंने यहां पर बात बोली कि वो जो योजनाएं लगा रहे हैं, जैसे कि सरकार की एक योजना आई गांव के अंदर, पॉलिसी आई, लेट्स से इस पॉलिसी का नाम हम रखें इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, तो इस काम के लिए ग्राम पंचायत को कुछ पैसा भेजा गया सरकार के द्वारा। या इसके अलावा हम देखें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब सरकार ने इस योजना के लिए पैसा भेजा। या अभी हम देखें खुले में शौच मुक्ति के लिए ओपन डेफिकेशन को खत्म करने के लिए, शौचालय बनाने के लिए प्रोविजन था, तो उसके लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों को पैसा देखा। अब ये पैसा वो सही जगह पर लगा रहे हैं कि नहीं, इसके लिए ये जो पॉलिसीज हैं, इनका पैसा कहां खर्चा हुआ, ये सब बोर्ड्स के बाहर लिखा जाए, ठीक, ताकि लोगों को इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। अदरवाइज लोग आए दिन आरटीआई डालेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत इंफॉर्मेशन पूछेंगे, तो उस चीज लोग उससे पहले पूछे, उससे पहले आप खुद ही पारदर्शी रहिए ना। तो इस तरीके की चीजें उनसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई स्टेट में न्याय पंचायत भी डाली गई, न्याय पंचायत कंस्टिट्यूट की गई। न्याय पंचायत का मकसद क्या होता है? न्याय पंचायत का बेटा मकसद होता है, देखो, इनका मकसद होता है क्विक जस्टिस डिलीवरी। क्या मतलब मकसद है? क्विक जस्टिस डिलीवरी, ठीक है। अच्छा, अब इसके तहत क्या होता है कि जो सिविल मैटर्स हैं, ठीक है, सिविल मैटर्स हैं, या फिर हम इनको बात करें कि क्रिमिनल मैटर्स की अगर हम बात करें तो पेटी क्रिमिनल ऑफेंसेस, ठीक है, पेटी क्रिमिनल ऑफेंसेस, इनको इस जगह पर लेकर के जाया जाता है, ठीक। अच्छा, ये क्या हो गया सर, मुझे समझ में एकदम नहीं आया। देखो, एक होता है सिविल केस और एक होता है क्रिमिनल केस। सिविल केस में माना गया जाता है कि जो अपराध है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के खिलाफ है, और जो क्रिमिनल केस होता है उसमें माना जाता है कि जो अपराध है वो सोसाइटी के खिलाफ है। फॉर एग्जांपल, आपने फ्रॉड किया, किसी का पैसा ले लिया, उसको वापस नहीं किया, ये एक हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल के खिलाफ है, ठीक है। बड़े लेवल पर जाओगे तो ये क्रिमिनल भी हो सकता है कि आप फिर किसी और का पैसा ले रहे हो, पूरे समाज में धोखाधड़ी कर रहे हो, तो धीरे धीरे क्रिमिनल ऑफेंस होने लगता है, ठीक। सिविल ऑफेंस क्या है? जैसे कि ये पर्सनल लॉज हैं, जैसे कि उत्तराधिकार, मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटों को मिलनी चाहिए, तो बेटों में जमीन के लिए विवाद हो गया, ये क्या है? ये सिविल मैटर है। पति पत्नी के बीच तलाक का जो लड़ाई है वो क्या है? वो सिविल मैटर है। बात समझ में आ रही है? मैरिज से संबंधित जो मामलात हैं वो क्या है? सिविल मैटर है। क्रिमिनल मैटर क्या है? जिससे का प्रभाव समाज पर पड़े, रेप है, हत्या है, ये सारी चीजें, चोरी है, ये सारी चीजें, ठीक। तो जो ग्राम पंचायत है वो सिविल मैटर्स डील करेंगे। अच्छा, सिविल मैटर्स में जनरली जुर्माना लगाया जाता है अगर आपको दोषी पाया जाता है, और क्रिमिनल मैटर्स में सजाएं होती हैं। कुछ क्रिमिनल मैटर्स में जुर्माना भी लगाया जाता है, लेकिन ज्यादातर क्रिमिनल मैटर्स में क्या होती हैं? सजाएं होती हैं। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है? यहां पर बोला जा रहा है ग्राम पंचायत के पास जो पावर है वो सिविल मैटर में ज्यादा है। क्रिमिनल ऑफेंसेस भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे मोटे क्रिमिनल ऑफेंसेस, चोरी का बहुत छोटा मोटा केस है वो देख सकते हैं। इसका मकसद क्या है? ताकि क्विक जस्टिस डिलीवरी हो सके, है ना। आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, जरा सा केस है उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे हो, है ना, 2 दिन में केस खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको तारीख पे तारीख मिल रही, क्यों? क्योंकि वहां पर केस बहुत ज्यादा पेंडिंग है। तो बेटर है कि गांव में ही इसका निपटारा हो जाए, ठीक। और कई बार इस निपटारे के लिए आर्बिट्रेशन का सहारा भी लिया जाता है, मध्यस्थता का सहारा लिया जाता है, और कोशिश की जाती है कि दोनों पक्षों में समझौता करा दिया जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने न्याय पंचायत की डिसीजंस को मान लिया, तो फिर आप, अगर न्याय पंचायत के डिसीजन को मानते हो, तो आप फिर उसके ऊपर किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई? अपील तभी आप कर सकते हो जब आप न्याय पंचायत के डिसीजन को नहीं मानोगे, ठीक। चलो, ये सारी बातें हमने कर ली, ठीक है। खासकर यहां पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है न्याय पंचायत का, ठीक, उन लोगों को सजा देने में जो कि किसी विमेन को हरास करते हैं या फिर डाउरी वगैरह मांगते हैं, है ना, डाउरी वगैरह मांगते हैं, उनके से वायलेंस करते हैं, है ना। तो अगर ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन अगर छोटे मोटे ऑफेंस है तो ग्राम पंचायत अपने लेवल पर उसको देख लेती है। अच्छा,
इसके अलावा हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई गांवों के पास अपने अपने अपनी स्वतंत्रताएं हैं, वो कहां कहां पर टैक्स लगाती हैं ये हमने देखा, और उनके काम क्या है, उनके काम है सरकारी योजनाओं को लागू करना, ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे, ठीक। अच्छा, इसके अलावा संपत्ति, वाहन पर लगाए हुए कर, है ना, रेवेन्यू, तो ये सारी चीजें लगा करके उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, प्लस पैसा उनको भाई जिला परिषद से आया, स्टेट गवर्नमेंट से आया। अब उस पैसे का इस्तेमाल वो सही तरीके से योजनाओं में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उससे अपने घर बना रहे हैं, प्रधान अपने घर बनवा रहा है, पंचायत मेंबर्स का मुंह बंद करने के लिए उनको भी थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, गांव के वालों का पैसा है ना। तो इसके लिए दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, है ना, दो लेडीज का एग्जाम्पल दिया गया है, दो दलित प्रधानों का एग्जाम्पल दिया गया है। एक मिनट, अभी इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। ये एग्जाम्पल तुमको यहां पर दिखेंगे, चलो यहां पर तो नहीं है, तुम अपनी बुक देखोगे ना तो वहां पर कमला और नजमा के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। चलो मैं बता देता हूं, तुम्हारी बुक में यह बताया गया है कि एक कमला नाम की विमेन है जो एक गांव की प्रधान है, उसको जितना भी पैसा मिलता है सरकारी योजनाओं के लिए, वो सारा पैसा उसने कहां पर लगा दिया है, वो सारा पैसा अपने घर बनाने में लगवा दिया है ना। और गांव में वो योजनाएं लागू नहीं हो पाई हैं, तो गांव ग्रो नहीं कर रहा है, पंचायत के पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि जब वो योजनाएं लागू होती तब गांव का डेवलपमेंट होता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता, उससे टैक्स मिलता और डेवलपमेंट होता। लेकिन वहीं पर हम नजमा का केस देखेंगे तो उसने उन योजनाओं को ठीक, उस पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल किया है, उस योजनाओं को लागू किया और गांव काफी डेवलप हो गया है, सेल्फ रिलायंट हो गया है, ठीक है। चलो इसके बाद में हम कुछ और चीजें देखते हैं। हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया है न्याय पंचायत का, अब हम वन पंचायत का एग्जाम्पल देखते हैं। देखो उत्तराखंड में ना 1970s में, खासकर टू बी एग्जैक्ट 1973 के आसपास एक मूवमेंट शुरू हुआ, मूवमेंट का नाम था चिपको मूवमेंट। असल में बात यह थी कि उत्तराखंड में ना डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा था और उसके लिए काफी जंगल काटने थे, ठीक। अब जंगल काटने थे तो वहां के लोकल लोग जो हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो वन को लंबे समय से अपना घर मानते हैं, जंगलों को अपना घर मानते हैं, ठीक है। जंगल कट जाएगा तो वो जाएंगे कहां, ठीक है। तो वो जंगल काटने को अपोज कर रहे थे कि नहीं नहीं जंगल नहीं काटना है, क्योंकि जंगल पर हमारी लाइवलीहुड है, जंगल हमारा भगवान है, ठीक है। सरकार ने बहुत कड़ाई से जब इस प्रयोग करने की कोशिश की, बल प्रयोग करने की कोशिश की, तो ये लोग पेड़ से चिपक के खड़े हो जाते थे कि पेड़ काटो तो पहले हमको काटो फिर पेड़ काटना, है ना। इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे मूवमेंट को बोला गया चिपको मूवमेंट, और धीरे धीरे वहां पर उन्होंने अपना जो पेड़ थे उनको बचाया, अपने जंगलों को बचाया, ठीक है। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि यहां पर वन पंचायत की शुरुआत हो गई। हालांकि वन पंचायत का गठन हमको 1921 में के आसपास से दिखता है, इसके रूट्स हम वहां ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन भारत में पॉपुलर ये चिपको मूवमेंट के पास बाद में हुआ। वन पंचायत का मकसद क्या होता था, वन पंचायत का बेसिक मकसद है फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए जो लोकल कम्युनिटी है ये कह रही है कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि कोई बाहरी आकर के, इवन सरकार आकर के जंगलों को काट ना दे, खत्म ना करे। और अगर जंगल काटना बहुत जरूरी है भी, क्योंकि काफी चीजें तो हमको जंगल से मिलती हैं, लकड़ियों से मिलती हैं, तो वो चीजें हमको चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपको जंगल काटना है तो आप जंगल में उन्हीं पेड़ों को काटेंगे जो वन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए, ठीक। और अगर इसमें कोई डिस्प्यूट होता है तो उस पूरे मैटर को लोकल लेवल पर कौन देखता है, वन पंचायत। अगर गांव का आदमी कोई जाके गलत पेड़ काट देता है या इस पूरे लॉ को वायलेट करने की कोशिश करता है, इस पूरे नियम को, तो वन पंचायत उस मैटर को देखती है, ठीक है। उत्तराखंड में जनरली क्या होता है कि औरतें ही सारा काम करती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, चाहे वो हाउस होल्ड एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि पुरुष जो है ज्यादातर वो बाहर जाते हैं, है ना, खासकर डिफेंस सर्विसेज में, जो गुरखा तुमने देखा होगा, भारतीय सेना में गुरखा रेजिमेंट भी है, तो पुरुष ज्यादातर वहां पर काम करने जाते हैं, ठीक। अच्छा, अब ज्यादातर जो विलेजर्स हैं उनकी फ्यूल के लिए डिपेंडेंसी किस पर है, फायरवुड पर है ना, क्योंकि कुकिंग के लिए उनको फ्यूल चाहिए, गैसेस वगैरह तो वहां पर होती नहीं। और ये थोड़ा सा पहले की बात भी हो रही, अब तो तब भी काफी चीजों की टूरिज्म बढ़ने के बाद, सोशल मीडिया, ये तुम 2006-7 में जाओगे ना तो लगभग उत्तराखंड का अभी जितना डेवलपमेंट है उससे बहुत आधा डेवलपमेंट था, ठीक है। तो वहां पर लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था कुकिंग वगैरह के लिए, ठीक। अच्छा, अब कुकिंग वगैरह के लिए तुम लकड़ियों का इस्तेमाल करोगे तो भाई इसके लिए तुमको जंगल काटना पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन माउंटेनियस रीजन में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक। अच्छा, अब कई कई मील इनको जाना पड़ता था फायरवुड को कलेक्ट करने के लिए, जंगल से फायरवुड लेके आते थे। इसके अलावा वहां के लोग पशुपालन पर भी डिपेंडेंट है ना, गाय भैंस बकरी, खासकर भेड़ों के पालन पर डिपेंडेंट है। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए उनको चारा चाहिए, फॉडर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी जंगलों में जाना पड़ेगा, ठीक। अब जंगलों में ऐसे अंधाधुंध कटाई हो रही थी। अच्छा, इन औरतों के धोखे में कई बार जो स्मगलर्स वगैरह होते थे वो भी पेड़ काट जाते थे, तो जंगलों की संख्या कम होने लगी।
तो औरतों ने यहां पर वन पंचायत का सेटअप किया ताकि इस पूरे प्रोसेस को ऑर्गेनाइज किया जा सके। जो वन पंचायत के मेंबर्स हैं उनका काम क्या है कि जंगल काट रहे हो तो जंगल लगाने भी हैं। वो नर्सरीज को डेवलप करना उन्होंने शुरू किया। नर्सरीज वो जगह होती है जहां पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ना, छोटे छोटे, ठीक है। और इन नर्सरीज में प्लांट्स की छोटी छोटी सैपलिंग्स को डेवलप करना शुरू किया जिनको बाद में पेड़ों का रूप दिया जाएगा और इनको फिर पहाड़ों की ढलानों पर लगाना शुरू किया गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर कोई इलीगल फेलिंग हो रही है, वहां पर कोई स्मगलर आकर कर रहा है, तो उस पर भी ध्यान यहाँ की जो औरतें हैं, यहाँ के जो मेंबर्स हैं, वो रखेंगे, ठीक। अच्छा, चिपको मूवमेंट की बात हमने देखा कैसे इससे जुड़ा हुआ था, वही बात यहां पर कही गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या था हमारा? हाँ, टॉपिक का नाम है पंचायती राज इन ट्राइबल एरिया। अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि पंचायती राज, ये तो हमने गांवों में बात कर ली, हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रिंसिपल है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल है, उसको लागू करने के लिए हम विलेज पंचायत का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। विलेज पंचायत में भी हम देखते हैं कि कई बार चीजें ठीक तरीके से लागू नहीं हो सकती। हमने देखा जाति पंचायत थी, फिर उसको हमने देखा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया। अब हम धीरे धीरे हमने देखा कि जंगल के केस में हमने देखा कि वन पंचायत का नियम है, ठीक है, जस्टिस की डिलीवरी के लिए न्याय पंचायत का नियम है। लेकिन अगर हम ट्राइबल एरिया में जाएं, अभी देखो हमने बोला ना कि एससी एसटी कम्युनिटी बहुत पिछड़ी हुई है, तो अगर हम एससी कम्युनिटी की हमने बात कर ली कि उनको तो हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया, लेकिन जो एसटी कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब है, उन ट्राइबल एरियाज में अभी भी इस चीज का पेनिट्रेशन बहुत कम है, सोशल जस्टिस का पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो वहां पर भी हमको, अब समझो हमारे संविधान में 5th और 6th शेड्यूल है, ठीक है। 5th और 6th शेड्यूल क्या कहता है? 5th और 6th शेड्यूल क्या करता है? इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। किन लोगों को? 1 मिनट देना मुझे बस। 5th और 6th शेड्यूल क्या करता है? 5th और 6th शेड्यूल इन ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, जी हाँ। हमने देखा कि ये जो ट्राइब्स थी, ये सालों से कहां रहती थी? जंगल पे रहती थी, और जंगल इनका घर था। जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये ट्राइब्स जो है जंगल के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है, जंगल की लकड़ियों पर डिपेंडेंट है। तो ब्रिटिशर्स को लगा यार जंगल तो हमारा हक है, बपौती समझते थे ना इंडिया को पूरी अपनी, ठीक है। तो कहते वो इन ट्राइब्स को चोरों की तरह देखते थे कि ये जंगल से चीज सामान चुरा के ले जाते हैं। तो उन ब्रिटिशर्स ने कानून बनाया कि ये ट्राइब अब जंगल में नहीं इंटर कर सकती। वो ट्राइब जो जिंदगी भर जंगल को अपना घर मानती रही, वो ट्राइब अब जंगल में ही इंटर नहीं कर सकती, ठीक है। अब जंगल सिर्फ उनके लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं था, कल्चरली भी इंपॉर्टेंट था। जंगल को वो लोग अपना घर मानते थे, अपना देवता मानते थे, ठीक है। लेकिन इनको वहां नहीं घुसने दिया गया। जब देश आजाद हुआ तो इन ट्राइब्स के मन में एक डर था, इन ट्राइब्स के मन में एक डर था कि अब जो नई सरकार बनेगी आजादी के बाद, वो भी हमको हमारे जंगल से दूर करेगी। इसलिए ये अपने आप को एक अलग देश के तौर पर डिमांड करने लगे। नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा ये डिमांड बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे राज्यों में, ठीक। तो भारत सरकार ने इनको गारंटी दी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में 5th और 6th शेड्यूल बनाएंगे जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके कल्चर को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा आपके कल्चर को, ठीक है। कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर के आपके यहां जमीन नहीं ले पाएगा, ठीक है। उसके लिए अगर जमीन लेना चाहेगा तो उसके लिए कुछ नियम होंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा, आप परमिशन देंगे। इसके अलावा कोई भी कानून भारत सरकार का आपके यहां लागू नहीं किया जा सकता एज इट इज। पहले आपकी असेंबली से उसको परमिशन मिलेगी, आपकी स्टेट असेंबली से, तभी लागू होगा, है ना। तो इस तरीके के कुछ प्रोविजन दिए गए ताकि उनका कल्चर प्रोटेक्ट रहे। अगर उस राज्य को लग रहा है कि ये हम कानून हमारे लिए नुकसानदायक है तो वो लागू नहीं करेगा। तो यही क्या हुआ पंचायती राज सिस्टम के साथ हुआ। पंचायती राज सिस्टम में एक प्रोविजन था कि भैया इन कानूनों को लागू नहीं करना है हमको इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। फिर हम देखते हैं कि एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था भूरिया कमेटी, ठीक है। भूरिया कमेटी ने समय के साथ अपनी एक रिपोर्ट सौंपी। उसने बोला कि यार देखो, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स का भी डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक आप वहां पर लोकल गवर्नमेंट सेटअप नहीं करोगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं करोगे, क्योंकि वहां भी सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी है, ठीक। लेकिन अब पंचायती राज सिस्टम को वहां पर डेवलप कैसे किया जाए? लोग अपोज करेंगे। तो भूरिया कमेटी ने क्या किया? भूरिया कमेटी ने बोला, एक कानून बनाया। उन्होंने बोला एक पेसा नाम का कानून बनाया, ठीक है। पेसा का मतलब क्या है? पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। यह कानून का मतलब है, ठीक। पंचायती राज सिस्टम को वहां पर एक्सटेंड करो।
तो उसके लिए अलग कानून बनाने की क्या जरूरत थी, पंचायती राज सिस्टम को ही लागू कर देते। नहीं, ये पंचायती राज का रिफॉर्म्ड वर्जन है जो उनकी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है ना। तो इस पेसा एक्ट को वहां पर लागू करने की बात करी। बस अब इसको पढ़ते हैं कि कई ट्राइबल एरियाज जो हैं उनका बहुत ही ज्यादा हम देखें तो ट्रेडिशन रिच है ना। और इवन वहां पर हम देखते हैं कि उनके ट्रेडिशन में ही डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के बीज हमको दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का जो समाज है, जैसे मान लो एक ट्राइबल ग्रुप है, तो वो ट्राइबल ग्रुप कैसे काम कर रहा है, उस ट्राइबल ग्रुप में जैसे हमारे यहाँ कास्ट क्लास डिफरेंसेस थे ना, ट्राइबल सोसाइटी जनरली ऐसी नहीं होती थी। ट्राइबल सोसाइटी जनरली इगैलिटेरियन सोसाइटी होती थी। इगैलिटेरियन मतलब इक्वल सोसाइटी होती थी। इक्वल सोसाइटी होती थी, हाँ। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग कम अमीर होते हैं, जमींदार के पास बहुत सारी जमीनें हैं, ठीक। उस सोसाइटी में ऐसा नहीं था। तो ट्राइबल सोसाइटी कैसी थी? इगैलिटेरियन थी। इगैलिटेरियन किस बेसिस पर थी? इगैलिटेरियन बेटा इकोनॉमिक बेसिस पर रहेगी हमेशा, है ना। वहां पर सोशल इक्वालिटी नहीं थी, हमेशा ध्यान रखना। इकोनॉमिक बेसिस पर इगैलिटेरियन थी, मतलब कि वहां पर कोई प्रॉपर्टी नहीं इकट्ठा कर सकता। फॉर एग्जांपल, मेरे चाचा के पास 10 बीघा जमीन है, मेरे पापा के पास 50 बीघा जमीन है, हमारे ही मोहल्ले में कुछ लोग रहते हैं बेचारे रिक्शा चलाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमारे यहाँ क्या है, जो इकोनॉमिकल डिफरेंसेस है वो बहुत शार्प है। उनकी सोसाइटी में क्या है, किसी के पास 10 बीघा 50 बीघा जमीन नहीं है, सब लोग जंगल में रहते हैं। उनकी जरूरतें कैसे पूरी होती हैं? कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको कोई फल चाहिए, जाओ पेड़ से तोड़ के खा लो, पेड़ लगा हुआ है। आपको लकड़ी चाहिए, जाओ पेड़ से तोड़कर ले लो, अपना घर चला लो, ठीक है। आपको जो भी चीजें चाहिए आप जंगल से शहद इकट्ठा कर लो, ठीक। और सब लोग मिल करके जंगल का इस्तेमाल करना है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। इस सेंस में हम देख रहे हैं ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, यानी कि सोसाइटी इगैलिटेरियन है। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं, डिस्पाइट द सोसाइटी being an society, despite the society was having an egalitarian structure, उसके बाद भी हम क्या देख रहे हैं कि वहां पर स्ट्रेटिफिकेशन मौजूद है समाज में। हाई क्लास और लो क्लास है। अभी तो सर आप कह रहे थे सोसाइटी इगैलिटेरियन, नहीं, यहां पर जो स्ट्रेटिफिकेशन है ये किस बेसिस पर है? पॉलिटिकल बेसिस पर है। क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन मौजूद है किस बेसिस पर? पॉलिटिकल बेसिस पर, ठीक है, पॉलिटिकल बेसिस पर, ठीक। कैसे? कि उनके समाज में हम देखेंगे कि सारी ट्राइब्स ने एक व्यक्ति को चुन लिया होगा जो उनका मुखिया है, ठीक है, वो हेड है और वही पूरी ट्राइब को चलाएगा। और ज्यादातर जो मुखिया हैं वो उसी परिवार से आएंगे। तो इस बेसिस पर सोसाइटी क्या है? स्ट्रेटिफाइड भी है, ठीक है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये अपने जो डिसीजंस हैं, अपनी जो गवर्नेंस है वो खुद करती हैं। इसी ट्राइब के लोग करते हैं, यही मुखिया करता है। और इस आधार पर हम क्या कह रहे हैं, ये जो ट्राइबल एरियाज हैं ये डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग कर रही थी। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग यानी कि ये जो मुखिया होगा ये पूरे ट्राइब के डिसीजंस के हिसाब से चलेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? तो ट्राइबल यूनिट्स जो थी वो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग करती थी, सब लोग मिलकर के एक मीटिंग करते थे, मुखिया को उन सबकी बात सुननी पड़ती थी, ठीक। अच्छा, इसमें हमने एग्जांपल लिया, मेघालय की 3 ट्राइब्स हमने देखी, गारो, खासी, ठीक है, और तीसरी ट्राइब थी जैंतिया, ठीक है। तो ये वहां की 3 भाषा भी हैं, 3 पहाड़ियां भी हैं और 3 ट्राइब भी हैं। 3 पहाड़ियों पर 3 भाषा बोलने वाली 3 ट्राइब रहती हैं। ये 3 पहाड़ियों का नाम भी गारो, खासी, जैंतिया है। ये गारो पर गारो भाषा बोलने वाली ट्राइब रहती है जिसको गारो बोलते हैं, खासी पहाड़ी पर खासी बोलने वाली ट्राइब रहती है जिसको खासी बोलते हैं, जैंतिया पहाड़ी पर जैंतिया भाषा बोलने वाली ट्राइब रहती है जिसको जैंतिया बोलते हैं, ठीक। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो स्पेशली खासी जनजाति में हम देखते हैं कि दरबारकुर का कॉन्सेप्ट था। दरबारकुर क्या है? उनकी ट्राइबल असेंबली थी, ठीक है। मतलब कि इनकी ट्राइब में मान लो 150 लोग हैं, इन 150 लोगों ने मिलकर के 5 लोगों को चुना जो क्या है इस दरबारकुर के मेंबर हैं। इन 5 लोगों में से अपने एक मेंबर को हेड बना दिया जो क्या है, इस दरबार को, इस पूरी ट्राइब का हेड हो गया। तो सबसे ऊपर हेड है, हेड के नीचे मेंबर्स हैं जो कि दरबारकुर बना रहे हैं। देखो, सबसे ऊपर हेड है, ठीक है, हेड के नीचे मेंबर्स हैं, ठीक, और मेंबर्स के नीचे क्या है? ट्राइब है पूरी, ठीक है, ट्राइब, ठीक। और ये दोनों क्या है? ये दरबारकुर है। यहां पर दरबार शब्द का मतलब क्या है? कोर्ट है। और ये सारे डिसीजन लेता है, सारे फंक्शनिंग यही दरबारकुर करता है। बात समझ में आई? ठीक। तो ये ट्राइब ने इन मेंबर्स को चुना, इन मेंबर्स ने हेड को चुना। तो क्या फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक हुई? बिल्कुल डेमोक्रेटिक हुई, ठीक है। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ट्राइब्स में होते थे ये ठीक ठाक वेल डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन हमको दिखाई देते थे, ठीक। और ये अलग अलग टायर्स पर इनकी फंक्शनिंग काम करती थी, ठीक है। इसमें दरबारकुर का एग्जांपल यहां पर आपको दिया ही हुआ है, ठीक है। अब जब भी कोई डिसीजन लेना होता था दरबारकुर को ऑर्गेनाइज किया जाता था, वहां पर सबसे ट्राइब के मेंबर से पूछा जाता था, हाँ भाई आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। फिर
ये लोग अपने अपने जो भी सोचने का तरीका था किसी भी कानून को लेकर के वो मेंबर्स को बताते थे, मेंबर्स उसमें से फिल्टर लगाते थे कि ये बात रखनी चाहिए, ये बात रिजेक्ट कर देनी चाहिए, फिर हेड उसको एग्जीक्यूट करता था। इस तरीके का डिसीजन मेकिंग चलती थी, ठीक। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि चूंकि इनके पास अपने कल्चर थे, इसलिए इन्होंने तय किया कि हम जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको अपने यहां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लागू नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था टिपलेट नोंगबारी। इनका एक रिमार्क है, इन्होंने बोला कि ट्राइबल इंस्टीट्यूशन जो है वो नेसेसरली डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। अगर इनका स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग देखी जाए तो ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है ना। देखो, जब हम डेमोक्रेसी बोल रहे हैं तो सबके इंक्लूजन की बात हो रही है, सबके इंक्लूजन की। जैसे कि हमारे यहां कोई भी व्यक्ति कल को चुनाव लड़ सकता है और कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन में देखो कोई भी व्यक्ति हेड नहीं बन सकता है, हेड हमेशा एक ही फैमिली का मेंबर होगा। इस तरीके की चीजें दिखती थी। तो असल में ये लोग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कुछ हद तक फॉलो करते थे, लेकिन इनका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक था, यह कहना गलत होगा, ठीक। आगे ये कह रहे हैं कि इसके बावजूद इनके जो प्रिंसिपल्स थे, इनके जो एथिक्स थे, इनके जो नियम थे, ये बहुत ही ज्यादा समतावादी थे, इगैलिटेरियन थे, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें स्ट्रेटिफिकेशन, वही जो बात मैंने तुमको बताई, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन भी था। ऐसा हम नहीं कह सकते कि स्ट्रेटिफिकेशन पूरी तरीके से एब्सेंट था, ठीक। जो इगैलिटेरियन कैसा था, इकोनॉमिक बेसिस पर था, ये हमेशा ध्यान रखना, इकोनॉमिक बेसिस पर, ठीक है। लेकिन अगर हम सोशल बेसिस की बात करें तो क्या था, सोसाइटी इगैलिटेरियन नहीं थी, ठीक है। देखो, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि कई सारे ट्राइबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे जो आर नॉट only marked by open intolerance to women, but the process of social change has also introduced sharp distortion in the system, making it difficult to identify which is traditional and which is not. अब यहां पर बात यह है कि देखो, ये जो इंस्टीट्यूशन थे जनरली इनको एगैलिटेरियन बोला जाता है, खासकर कई ट्राइबल सोसाइटी में विमेन डोमिनेट करती है, लेकिन उसके बाद भी जो इनटॉलरेंस थी विमेन्स के खिलाफ वो बहुत ज्यादा थी, बहुत अत्याचार उसमें विमेन्स पर देखने को मिलते थे। अभी कुछ समय पहले एमपी की एक ट्राइब में जो ट्राइबल विमेन थी, उसने अपनी जाति के बाहर, ट्राइब के बाहर किसी से प्रेम किया तो उसको बहुत उल्टा लटका के मारा गया, वीडियो आया था, है ना। तो इस तरीके की इंटॉलरेंस थी। तो आप एक तरफ तो कह रहे हो कि जो ट्राइब्स हैं वो बहुत इगैलिटेरियन है, बहुत समतावादी हैं, और दूसरी तरफ आपको इतने डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो नोंगबारी आगे कहते हैं कि ये चूंकि हम देख रहे हैं कि ट्राइबल एरियाज में कई बाहरी लोग जाकर के रहने लगे, तो उनके मिलने जुलने से ये पॉल्यूशन आए ट्राइब्स में, और इसलिए असल में ट्राइबल नियम क्या है और असल में क्या नहीं है, इनको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हुआ, ठीक है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि पंचायत सिस्टम को यहां पर लागू करना एक जरूरत भी माना गया, ठीक। अच्छा, आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी डेमोक्रेटाइजेशन और इनइक्वालिटी की बात करती है कि लोकतंत्रीकरण क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का पूरा प्रोसेस क्या है, और इनइक्वालिटी यानी असमानता का मतलब क्या है, ठीक है। यह कहा जा रहा है कि यहां पर किसी भी समाज के अंदर डेमोक्रेसी लाना बहुत ईजी नहीं है, ठीक। खासकर उस समाज में जिसका बहुत लंबा इतिहास हो असमानता का। यह असमानता किस पर बेस रही हो, कास्ट पर बेस रही हो, किसी कम्युनिटी पर बेस रही हो, किसी जेंडर पर रही हो। भारत में ऐसा था, भारत में कास्ट बेसिस असमानता आपने देखी, जेंडर बेसिस औरतों को सिर्फ घरों में सीमित किया गया था। हालांकि कम्युनिटी बेस्ड इनइक्वालिटी हमारे समाज में नहीं थी, पर कई समाजों में होती थी, है ना। विदेश में कई समाजों में होती थी, फॉरेन कंट्रीज में देखने को तुमको मिल जाएगा, ठीक। तो ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं दिखाई देता है हमको कि कई केसेस में कुछ मेंबर जो हैं वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, या कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, या कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास ज्यादा प्रिविलेजेस हैं, ठीक, are not included of informed about meeting and activities of the village। अब इन और कुछ लोग जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं उनको नहीं बताया जा रहा है कि गांव की मीटिंग्स में क्या डिसीजन लिया गया, ठीक है। आज भी, आज के पंचायती राज सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम है कि भाई जिनको गांव में इंपॉर्टेंट कास्ट नहीं समझा जाता है, ठीक है, गांव के, क्योंकि गांव के लोगों के बीच में तुम कितना भी इसको लागू कर लो, जब तक लोगों के मन में अवेयरनेस नहीं आएगी, इनइक्वालिटी का भाव नहीं जाएगा, वो कंसेंसस आ ही नहीं सकता, है ना। तो गांव के लोग, कई बार उनके मन में कंसेंसस है कि ये लोग तो नीची जाति के हैं, इनको नहीं बुलाना है, ये भाव है लोगों के मन का, ठीक है। तो तब तक ये पूरी तरीके से प्रक्रिया डेमोक्रेटाइज नहीं हो पाएगी, तुम कितना भी ये सारी चीजें लागू कर लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो अगला टॉपिक था, आपका आखिरी टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर एंड इंटरेस्ट ग्रुप। इनका मतलब क्या होता है इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। देखो, हमको पता है कि जैसे मैं तुमको एक बात बताता हूं कि कुछ ऑक्यूपेशंस हैं देश के अंदर, ठीक है, कुछ ऑक्यूपेशंस हैं। ये ऑक्यूपेशंस क्या हो सकते हैं? ये पीजेंट हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, पीजेंट एंड फार्मर्स हो सकते हैं, ठीक है, फार्मर्स हो सकते हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है,
कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट के अलावा अगर हम देखें तो बिजनेसमैन हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बिजनेसमैन हो सकते हैं, या ऐसे तमाम लोग, वर्कर क्लास हो सकती है, ठीक है। ये तमाम लोग हैं, इनका जो आजीविका है, इनकी जो इकोनॉमिक स्थिति है, ये हम देखते हैं कि एक चीज से इफेक्ट होती ही होती है, ठीक है। ये पॉलिटिक्स से इफेक्ट होती ही होती है। सरकार के नियम कानून कैसे होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि इनकी आजीविका पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। तो कई बार ये जो ग्रुप्स हैं, ये मिल करके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस किस रूप में बनाते हैं? जैसे कि इंडियन चैंबर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स एंड कॉमर्स, फिक्की, ठीक। एसोसिएशन ऑफ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, एसोकैम जिसको बोलते हैं। फिर इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर इसके अलावा देखें इंडियन ट्रेड यूनियंस, ठीक है, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस। ये सब क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें शेतकारी संगठन, ठीक, जैसे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने पहला वाला फेडरेशन बना लिया, पहला वाला ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। फिर हम देखते हैं बिजनेसमैन ने दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, वर्कर्स ने तीसरा और चौथा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, पांचवा ऑर्गेनाइजेशन पीजेंट ने बना लिया। अब ये सब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे? सरकार की कोई पॉलिसी जब आएगी और कोई कानून आएगा, तो अगर वो इनके फेवर में है तो इसको एक्सेप्ट करेंगे, और नहीं फेवर में है तो सरकार पर दबाव बनाएंगे उस पॉलिसी को वापस लेने के लिए, या किसी कानून को लाने के लिए सरकार पर दबाव बना सकते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले, तुम लोग छोटे थे, 9th-10th में हो गए, तो फार्म लॉ आए थे, है ना। और फार्म लॉ भारत सरकार ने लागू कर दिए थे देश में, जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे, और इनको लागू करना सरकार को लगता था कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने फार्म लॉ लागू किए, पर फार्मर्स को लग रहा था कि ये फार्म लॉ उनके फेवर में नहीं है। वो लोग यही दिल्ली के पास बैठ गए और खूब प्रदर्शन किया, ठीक, और सरकार को मजबूर होकर के ये फार्म लॉ वापस लेने पड़े, ठीक है। तो यानी कि यही ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये कई बार पॉलिटिकल पार्टीज बना लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ इंटरेस्ट ग्रुप बनाए, प्रेशर ग्रुप बनाए। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज कुछ पर्टिकुलर एम्स पर बनी होती हैं, कुछ पर्टिकुलर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पर बनी होती हैं। जब इंटरेस्ट ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं तो उसको हम कुछ नाम देते थे, जैसे कि लेबर पार्टी है इंग्लैंड के अंदर, जो लेबर्स के इंटरेस्ट को क्या करती है, आगे बढ़ाती है। यानी कि वो ऐसी सरकार बनाती है जो वर्कर्स के लिए हो, गरीबों के लिए हो। बात समझ में आ रही है? ऐसे कानून बनाती है, ऐसी पॉलिसीज रखती है, ठीक। इस तरीके से इन चीजों का मतलब होता है, ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज कोई जरूरी नहीं है इन इंटरेस्ट ग्रुप से निकल के बने। कई बार समाज के आम आंदोलन से निकल के भी बनती है ना, समाज के मूवमेंट से निकल करके भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है। जैसे कि अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, एंटी करप्शन मूवमेंट था 2011 में, ठीक। तब हम देखते हैं कि वहां पर उस आंदोलन में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको एक बात समझ में आ गई कि जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, भ्रष्टाचार को चेंज नहीं कर पाएंगे। और फिर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। हालांकि वो पॉलिटिकल पार्टी अब कितना भ्रष्टाचार को बदल रही है, ये तो एक बात हो सकती है कि बदल भी रही है या नहीं बदल रही है ना, ये एक डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन हमने देखा कि मूवमेंट से निकल करके, मूवमेंट के एम्स और ऑब्जेक्टिव पर भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की जा सकती है। यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टी अक्सर उस समझ पर आधारित होते हैं, इनका एक थॉट होता है कि हाउ सोसाइटीज ऑट टू बी। ये एम्स जनरली क्या कहते हैं कि हाउ सोसाइटीज ऑट टू बी, है ना। और उस तरीके से फिर ये प्लान्स और पॉलिसी बनाते हैं, ऑट टू बी। उस बेसिस पर ये लोग क्या बनाते हैं? प्लान्स और पॉलिसी बनाते हैं। क्या मेरी इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप कई बार क्या करते हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टीज फिर क्या करती हैं? सरकार बनाती हैं। और कई बार अलग से पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, किसी मूवमेंट से निकल के आती हैं, और प्रेशर ग्रुप उन पर भी प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ये प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं? राजनीतिक दलों को प्रभावित करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, या फिर अलग हो जाते हैं तो ये दबाव समूह बना लेते हैं, या फिर जिनको हम लोग प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं। बात समझ में आई? अब हम आगे की कहानी पढ़ लेते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी में बी आइडेंटिफाइड एज एन ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड टुवर्ड्स अचीविंग लेजिटिमेट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? पॉलिटिकल पार्टी को पता है ये पॉलिटिकल पार्टी बनी क्यों? क्योंकि इनको सरकार में आना है। देखो, मैंने बोला कि ये एक समझ पर आधारित है पॉलिटिकल पार्टी, कि समाज कैसा होना चाहिए इनके हिसाब से। सोसाइटी का हर स्ट्रक्चर, भाई सोसाइटी में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सोसाइटी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सोसाइटी का लीगल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सोसाइटी का टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, रिलीजियस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये एक कुछ लोग सोचते हैं कुछ पर्टिकुलर तरीके से, वो लोग मिलकर के एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा,
इस चीज पर कानून बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। लॉ क्या है, याद करो, शुरू में बताया था, प्रिंसिपल्स हैं, है ना। तो अब जब आप पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे, फिर आप इलेक्शन लड़ोगे, फिर आप जब गवर्नमेंट में आओगे, तब आप ऐसे कानून बना पाओगे, आप इकोनॉमी के स्फेयर में, पॉलिटिक्स के स्फेयर में, टेक्निकल स्फेयर में, है ना। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी, चूंकि इनकी एक समझ होती है, इनका एम होता है कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इस आधार पर काम करती हैं, फिर ये इलेक्शन लड़ती हैं और गवर्नमेंट बनाती हैं। क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। बस यही बात यहां पर आगे बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, पॉलिटिकल पार्टी में बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड टुवर्ड्स अचीविंग लेजिटिमेट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। कि पॉलिटिकल पार्टी का मकसद क्या है, सरकार को अपने हाथ में लेना, सरकार पर कब्जा करना, लेकिन लेजिटिमेट तरीके से, है ना, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। इलेक्शन लड़ो, जो संविधान में बताया गया है, ठीक है, फिर उसमें विजयी हो, फिर मेजॉरिटी सीट्स के थ्रू, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद क्या है, गवर्नमेंटल पावर को अपने हाथ में लेना, सरकारी शक्तियों को अपने हाथ में लेना, और इस पावर का इस्तेमाल करना कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को अचीव करने के लिए। ये प्रोग्राम्स क्या होंगे, इनके एम्स होंगे, जिनकी हमने थोड़ी देर पहले अभी बात करी, ठीक है। अच्छा, अगर हम किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें, ठीक, तो यहां पर क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिनके हित मतलब कि उनके फेवर में क्या चीज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये इंटरेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। और ये इंटरेस्ट ग्रुप कई बार हम देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप भी बना लेते हैं। सारी बातें हमने कर ली हैं, लॉबिंग करते हैं ना, सरकार में घुसते हैं। आपने कभी एग्जांपल देखा होगा कि जब सरकार अपना बजट ला रही होती है ना, तो आपने सुना होता है, पेपर में निकलता है कि बजट लाने से कुछ दिन पहले वित्त मंत्री जो होते हैं वो विमेन के साथ, चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, फार्मर्स के साथ मीटिंग करते हैं। क्यों? ताकि उनकी बात वो सुने और समझें और समझ पाए कि, क्योंकि बजट में तो इन्हीं सारे सेक्शन की बात करी जाएगी ना, कि किस सेक्शन पर कहां पैसा खर्चा होगा, और इन सेक्शन से पूछे बिना आप कैसे कानून बना लोगे। तो इन सेक्शन के ग्रुप से, प्रेशर ग्रुप से बात करते हैं, क्योंकि अगर बजट इनके फेवर में नहीं आया तो ये सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकते, विरोध कर सकते। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहां पर समझाई गई, ठीक। हाँ, अब यहां पर एक और बात है कि हर प्रेशर ग्रुप के पास ना तो सेम एबिलिटी होती है, ना सेम रिसोर्सेज होते हैं सरकार पर प्रेशर बनाने के। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द डोमिनेंट सोशल ग्रुप सच एज क्लास, कास्ट, ठीक। अच्छा, यहां पर क्या बात बोली है कि देखो, अभी तक समाज में क्या होते थे, समाज किस पर बेस्ड होता था, कास्ट पर आधारित होता था, ठीक है, अलग अलग क्लासेस पर आधारित होता था, ठीक है। फिर हम कहें कि अलग अलग, हम कहते हैं रेसेस पर आधारित होता था, है ना। इस आधार पर समाज में अलग अलग कम्युनिटी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, जेंडर के आधार पर भेदभाव होता था, ठीक। लेकिन ये क्या होता था, ये बहुत इनफॉर्मल तरीके से भेदभाव होता था, ठीक है। तो आजादी से पहले अगर हम देखें तो कुछ कास्ट के बेसिस पर गांव में कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, ठीक है, क्लास के बेसिस पर, ठीक है। तो गांव में जो, भाई गांव के मन में एक कंसेंसस था, रिटन कानून नहीं था, एक कंसेंसस था कि फला जाति के आदमी को छूना नहीं है। तुम याद करो, अपनी हिस्ट्री की किताब में तुमने पढ़ा होगा कि चांडाल को जब गांव में घुसना है तो वो रात के समय में घुसेगा, दिन के समय नहीं घुसेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो अछूत माना जा रहा है, उसको देखना तक खराब माना जा रहा है। तो ये गांव की ऊंची जातियों के बीच में एक कंसेंसस है। पर आज ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो अनटचेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो सकता है उसने कोई प्रेशर ग्रुप बना लिया हो और सरकार को प्रेशराइज करे कि ये है आपकी डेमोक्रेसी, ठीक है। विमेन्स को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। अभी क्या है, तुम्हारा ये है नेशनल कमीशन फॉर विमेन। क्या है भाई? विमेन के खिलाफ करके दिखाई कोई अत्याचार सरकार या कोई लोग? विमेन कमीशन जो है, ये नेशनल विमेन कमीशन जो है, ये क्या करता है, ये उस आदमी को खा जाएगा भाई, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो रेसेस हैं अलग अलग, ठीक है, कास्ट के आधार पर भेदभाव होता था। अब क्या बन चुके हैं, प्रेशर ग्रुप्स बन चुके हैं, इनकी जगह प्रेशर ग्रुप्स ने ले ली, और प्रेशर ग्रुप्स सरकार पर प्रेशर बनाती है। ये जो कम्युनिटीज थी ये सोसाइटी पर प्रेशर बनाती थी, ठीक है। लेकिन प्रेशर ग्रुप्स क्या है, सरकार पर सीधा सीधा प्रेशर बनाते हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया उससे प्रभावित होती है। और चूंकि कानून बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स ने एक तरीके से जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप हुआ करते थे अभी तक समाज के, क्लास, कास्ट, जेंडर, इनकी पावर को कम कर दिया है ना। और दे फील दैट इट वुड बी मोर एक्यूरेट टू सजेस्ट दैट डोमिनेंट क्लास और क्लासेस कंट्रोल द स्टेट। बात समझ में आई? तो इस पूरी कहानी को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बड़े सोशोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम है मैक्स वेबर। आगे चल के पढ़ोगे कि फंक्शनलिस्ट सोशोलॉजिस्ट थे। फंक्शनलिज्म का मतलब क्या होता है ये तुम आगे चल के सीखोगे। हालांकि फंक्शन का मतलब मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं। कुछ सोशोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि समाज में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनका कुछ, या फिर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, समाज में जो भी रीति रिवाज है, हर चीज उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका कुछ फंक्शन है, उनकी कुछ उपयोगिता है,
कुछ पॉजिटिव्स हैं, इसलिए उनका बने रहना बहुत जरूरी है, ये पंचलिस्ट सोचते हैं। तो मैक्स वेबर ऐसे ही एक हम कह सकते हैं सोशियोलॉजिस्ट थे। ये कहते थे कि जैसे हम देखते हैं कि क्लासेस, देखो तुमको एक अंतर बताता हूं, कास्ट और क्लास का अंतर बताता हूं, ठीक है, कास्ट और क्लास का अंतर बताता हूं। कास्ट का मतलब क्या है? कास्ट का मतलब हम भारत में जाति के आधार पर देखते हैं ना, जाति के आधार पर, इसमें हम देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो कास्ट क्या कराती है आपको? जो ब्राह्मण है उसके पास पैसा है या नहीं है, उसका सम्मान बड़ा होगा। अरे पंडित जी नमस्ते, अरे पंडित जी, ठीक है, उसको सम्मान मिलता था समाज में। जो ठाकुर है, पैसा है या नहीं है, सम्मान है उसका, ठीक है। वैश्य है कि उसका थोड़ा कम सम्मान है। शूद्र है, वो कितना भी पैसा कमा ले पर उसका कुछ भी कहो, उसको बोला शूद्र बोल के ही उसको कि अरे उसको छूना नहीं है, अरे फला कम्युनिटी के हैं, कमा लिए हैं तो क्या हम लोग श्रेष्ठ हैं, ये भाव होता था। यानी कास्ट क्या करती है? कास्ट एक तरीके से सोशल एरेना को एड्रेस करती है। वही जो क्लास है, क्लास में इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा। जो क्लास है वो क्या है? वो पैसे पर आती है ना, कि अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, जिसके पास ज्यादा वर्ग पैसा है वो कम पैसे वाले को हे दृष्टि से देखता है, इसको हम बोलते हैं क्लास। तो क्लास क्या है? ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। क्या है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो समाज में ये क्या है? ये समाज को बांट रहा है, समाज में स्ट्रेटिफिकेशन है मैक्स वेबर के हिसाब से। मैक्स वेबर कह रहे हैं कि क्लास का जो सही स्थान है वो कहां पर है? इकोनॉमिक ऑर्डर में है, ठीक। इससे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। आप अपनी क्लास बदल सकते हो पर कास्ट नहीं बदल सकते। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एक सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट में पैदा हुआ और मुझे समाज में बहुत सम्मान नहीं है जस्ट बिकॉज मेरी जाति की वजह से मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैंने खूब मेहनत करी, खूब पैसा कमाया और मैं अमीर बन गया। अभी तक मैं क्या करता था? मैं रिक्शे से जाता था, अब मैं फ्लाइट की बिजनेस क्लास से जाता हूं। लेकिन फिर भी जो अपर कास्ट के लोग हैं वो कहेंगे बिजनेस क्लास से जाते हैं तो क्या हो गया, हैं तो उसी जाति से आते हैं, कल तो एकदम इस तरीके की बातें होंगी। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो बाहर से फॉरेन से पढ़ के आए थे, पीसीएस लेवल के अधिकारी बन गए थे। उसके बाद भी अपने ऑफिस में उनको जो जनरल घड़ा था, कॉमन घड़ा था, उससे पानी नहीं पीने दिया जाता था। उन्होंने अपनी क्लास तो बदल ली पर क्या वो अपनी कास्ट बदल पाए? ये डिफरेंस होता है ना। तो कास्ट क्या है? सोशल फिनोमेना है, और क्लास क्या है? इकोनॉमिक फिनोमेना है। आगे मैक्स वेबर कहते हैं कि भाई पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, ये पावर की तलाश में रहती हैं। तो पार्टीज जिस तरीके से क्लास संबंधित है सोशल फिनोमेना से, क्लास संबंधित है इकोनॉमिक फिनोमेना से, वहीं पर पॉलिटिकल पार्टी संबंधित है पावर के फिनोमेना से, है ना। पार्टी का जो भी एक्शन होगा उसका गोल हमेशा एक ही रहता है कि एक प्लान्ड मैनर में काम कर सकें, जिससे जिससे अल्टीमेटली हम पावर को अचीव कर सके, ताकत को अचीव कर सके। सत्ता की ताकत की यहां बात हो रही है। और ये पावर क्यों अचीव करनी है? किसी कॉज को पाने के लिए। कोई एम होगा ना, उस एम को पाने के लिए, ठीक है। पार्टी में एम एट रियलाइजिंग द प्रोग्राम फॉर आइडियल और मटेरियल पर्पस, जो भी कहानी है इसको तुम पूरा पढ़ लेना। मैक्स वेबर का ये मानना था, ठीक है। ये फिर हमने बजट की भी बात कर ली। चलो, तो ये सारे टॉपिक हमने देख लिए हैं आज की क्लास में, हमने पर्याप्त बातें कर ली हैं, ठीक है। हमने पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज क्या करता है। छोटा सा लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आज की क्लास में इतनी बातें इनफ रहेंगी, बाकी की बातें मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।